हाँ देखिए सही। अब हम सोच रहे हैं शायरी की क्लास लें क्योंकि पॉलिटी पढ़ने में तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो चलिए अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट डाल लीजिए, मूल अधिकार। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, पहली बात तो ये समझना है, और हम इसमें बहुत सी चीजें समझाएंगे। सबसे पहले हम एक टर्म समझाने जा रहे हैं कि अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो अधिकार समझने के साथ आप एक साथ में सिमिलर टर्म और समझते जाएं, कर्तव्य। तो आगे की अभी भूमिका, अगला टॉपिक आपका यही आना है पॉलिटी में, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए अधिकार क्या होते हैं, किसी के विरुद्ध दावे क्या कहलाते हैं, अधिकार, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है करने योग्य, जो कर्तव्य क्या होते हैं, करने योग्य, ठीक। तो यहां पर हमने बताया किसी के विरुद्ध दावे हैं, तो विरुद्ध दावे किसके किसके, यहां पर हो सकता है कि वो समाज के विरुद्ध हो सकता है कि वो राज्य के विरुद्ध हो, और हो सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो ना। कहने का मीन ये है कि वो किसी संस्था के विरुद्ध भी हो सकते हैं। यहां जो हम पढ़ने अधिकार जा रहे हैं वो हमें सामान्यतः राज्य, व्यक्ति, संस्था, समाज, इनके विरुद्ध किसे मिलेंगे, व्यक्ति को मिलेंगे। यानी व्यक्ति के दावे कुछ व्यक्ति के विरुद्ध भी होते हैं, समझे। जैसे आप देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ दादा टाइप लोग हो जाते हैं, जिन्हें शहरों में भाई कहा जाता है, या आप जानते हैं कि गुंडागर्दी जो लोग करते हैं, तो वो व्यक्ति को कहीं किडनैप कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो उसके विरुद्ध भी आपको क्या मिलेंगे, कुछ सुरक्षा मिलेंगी, दावे मिलेंगे। तो वो हम क्या पढ़ने अधिकार में जा रहे हैं, किसी के विरुद्ध दावे। इतनी बात क्लियर। अब कर्तव्य की बात करें हमें बताया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता है, जो जो करने योग्य है वो करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तव्य। बात समझ। तो अधिकार और कर्तव्य का अंतर सबको समझ आ रहा है, कोई डाउट किसी को? अरे भाई खुल के बोलो, क्या तुम्हें दिक्कत है? ऐसे ऐसे इशारे करोगे, इशारे बड़े गड़बड़ होते हैं। अधिकार बढ़ा रहे हैं नहीं, वो इशारे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको पता, लफ्जों से ज्यादा हाव भाव घातक सिद्ध होते होते कि नहीं होते। तो अधिकार अब देखिए थोड़ा और समझते हैं अधिकार के बारे में। पहले टर्म क्लियर कर लो, कॉन्सेप्चुअल इसकी अवधारणा क्या है। अधिकार भी दो तरीके का होता है, एक कब्जा होता है और एक मालिकाना हक होता है। मालिकाना हक, इसे इंग्लिश में हम पोजीशन बोलते हैं और इसे ओनरशिप बोलते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी के विरुद्ध हमारा मालिकाना हक है, तो मीन्स आर्थिक कह रहे होते हैं। यानी मालिका, ओनरशिप जो होती है वो हमेशा कैसे कॉन्सेप्ट के रूप में यूज होती है, इकोनॉमिक, आर्थिक, और ये मानसिक और सामाजिक होता है कब्जा, समझे। आपको पता है कि आप बहुत से लोग अपनी आइडियोलॉजी से लोगों पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो उनका मानसिक अधिकार होता है, सामाजिक अधिकार भी होते हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ने यहां जा रहे हैं वो क्या ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पता है वृत्ति व्यापार की भी छूट बताएंगे, बोलने की भी छूट है, अभिव्यक्ति की भी छूट है। मीन्स हम कहना यह चाह रहे हैं कि अधिकार में हम लोग केवल कब्जा, पोजीशन ही नहीं, ओनरशिप, दोनों टाइप के, यहाँ दोनों की सुरक्षा हमें मिलेगी।
तो अधिकार क्या है? किसी के विरुद्ध दावे, पहली बात। और दूसरा हमें समझना है कि अधिकार और कर्तव्य में डिफरेंस क्या है। कर्तव्य क्या होते हैं? जो करने योग्य हो, और अधिकार क्या होता है? जो किसी के विरुद्ध दावे हो। तो नॉर्मली अधिकार जो होता है वो नकारात्मक ही जाता है, नकारात्मक ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं। अभी मतलब ये है, हम लोग दिखाई की बातें कर रहे हैं, लड़की की है, और तुम किसकी बातें करने लगी पता? कि दिखाई की बात शादी होगी, फिर बच्चा होगा, फिर उसकी बहू कैसी होगी। नहीं सर, ये जो अभी आपने आर्थिक वाला और जो कब्जा वाला बताया था ना, उसमें जो आर्थिक वाला है वो नेगेटिव ज्यादा है अपेक्षाकृत कब्जा वाले नहीं, वो सोच लोग नहीं, एक हमारे यहाँ चलता है हाई, वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला, वो केवल भ्रम में रखने के लिए लोगों को। क्यों हाई थिंकिंग हाई लिविंग नहीं हो सकती? उसी बेसिस पर इकोनॉमिक को हमने क्रिटिसिज्म किया है हमेशा, तो उसी बेसिस पर भारत में त्याग की भावना बताई जा रही है। तो वही आपके दिमाग में बैठा, इकोनॉमिक कोई राइट नेगेटिव थोड़ी ना। नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक। तो अभी आप उस पर ना जाइए फिलहाल। अब हम अगले कुछ कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से इसे पढ़ते जाइए, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। अधिकार कई तरीके के होते हैं, जैसे पहला हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, कौन सा? मूल अधिकार। हमसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा है संवैधानिक अधिकार, और तीसरा अगर हम कहें संविधिक कानूनी, ठीक। इसे अगर हम कहते हैं तो हमने अभी क्या बताया, इसे हमने क्या कहा? फंडामेंटल राइट। संवैधानिक अधिकार को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल देते हैं, और इसे हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी राइट भी या लीगल राइट भी बोलते हैं, ठीक। इतनी बात के लिए कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन से अधिकार मूल अधिकार हैं और कौन से अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं और कौन से अधिकार संविधिक अधिकार हैं। अब ये तीनों में संवैधानिक राइट नहीं, पेशेंस रखिए थोड़ा, अभी समझ में आएगा। तो मूल अधिकार कौन से अधिकार हैं अगर कोई पूछे तो हम पहले तो कहेंगे कि ये हमारे संविधान में हैं, तो आप कहेंगे हाँ हैं, मतलब ये संविधान में लिखे हैं। इनकी बात करें तो क्या ये संविधान में है, तो हम कहेंगे ये भी संविधान में है। इनकी बात करेंगे तो क्या कहेगा कि ये संविधान में है, तो हम कहेंगे ये संविधान में नहीं। तो पहला डिफरेंस क्लियर हुआ कि संविधान में कौन कौन से हैं और कौन कौन से संविधान में नहीं। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन इनके बारे में जब कहा जाए तो हम कहेंगे कि ये केवल भाग 3 में है। संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो भाग 3 को छोड़कर, भाग 3 को छोड़कर संविधान के अन्य किसी भी हिस्से में जो अधिकार हैं वो क्या कहलाते हैं? संवैधानिक अधिकार। इतनी बात क्लियर? और ये अधिनियम के तहत आते हैं। संसद ने या हम कहें विधानमंडल ने जो एक्ट के माध्यम से हमें दिए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? संविधिक या कानूनी। यहां तक का डिफरेंस क्या सबको क्लियर हो रहा है? ध्यान से समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिए यहां से। अब इन्हें मूल क्यों कहा, इन्हें संवैधानिक कहा? और आप देख रहे हैं कि संविधान में तो दोनों है, भाग 3 में लिखने से क्या फर्क हो गया? तो इनके बारे में मूल क्यों कहा गया? तो मूल कहने के 3 कारण आप बताएंगे। पहला कारण कि आर्टिकल 32 जो है, अगर किसी व्यक्ति के ये बहुत अहम अधिकार है, इनका उल्लंघन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा सकता है। बात समझ रहे? तो पहला कारण क्या है कि इन्हें हमने सुरक्षा ज्यादा दी है। अभी बताएंगे कि इन्हें सुरक्षा क्यों ज्यादा दी, ये बात समझ में आ रही? तो पहला। दूसरा कारण क्या है कि इनमें अगर हमें संशोधन करना होगा तो हम विशेष बहुमत से ही संशोधन करेंगे। मेजोरिटी हम आपको समझाएंगे आगे कि मतलब सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का 50%, सॉरी कुल का 50 और उपस्थित का 2/3,
और हो सकता है कि आधे से अधिक राज्यों की भी क्या जरूरत पड़े। सामान्यतः इसमें आधे से अधिक राज्यों की जरूरत नहीं पड़ती। तो विशेष बहुमत से हम क्या करेंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करें। ये बात भी समझना। तो दो कारण। तीसरी की अगर हम बात करें इन्हें और क्यों मूल कहा गया, तो कहा जाता है यही ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं, अनिवार्य हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं दिए जो भाग 3 में हम पढ़ाने वाले हैं, तो उस व्यक्ति का भौतिक और नैतिक दोनों विकास संभव नहीं होंगे। तो क्या कुछ दिमाग में जा रहा है कि इन्हें मूल क्यों कहें, हमने ये भी स्पष्ट कर दिया। मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार से कैसे डिफर हैं, ये बात समझाई है। दोनों बातें क्लियर। अब दूसरी इसमें समझिएगा अगर हमें कभी इनमें संशोधन करना पड़े तो हमें प्रोसीजर, मतलब इनके लिए हमें अगर कभी इनका उल्लंघन हो तो हमें निचली अदालत से उच्च अदालत तक हम जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। बात समझ में आ रही? इनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनके अगर हमें इनका उल्लंघन हो तो हमें निचली अदालत से किधर जाना पड़ेगा, उच्च अदालत की ओर। ठीक, और दूसरी क्या हमने बताया, इनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। तो इतनी बात क्लियर। और ये तो एक्ट के तहत आ रहे हैं, वो तो आपको समझ में आया। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था। क्या ये डिफरेंस सबका क्लियर है? अच्छा, आप नोट कर लें इसे, जो अगर बचा हो आपका 1-2 पॉइंट। अब हम डिफरेंस बताने जा रहे हैं। अच्छा, पहले कुछ एक चीज और क्लियर कर दें। 2 क्वेश्चनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, मार्केट में भी बहुत बुक पब्लिश होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार पूछा जाता है किस प्रकार का अधिकार है। पहला ऑप्शन वो देते हैं, कहते हैं मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। दूसरा दे देते हैं संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तीसरा दे देते हैं स्टैट्यूटरी राइट है, या हम कहें लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। और चौथा कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि CR और SR दोनों है, मतलब क्या, संवैधानिक भी है और संवैधानिक भी है। या दे देते हैं इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न दिया, UPSC ने हालांकि ये प्रश्न पूछा। तो मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, कोई बताए? संवैधानिक है। हम तो कह रहे मूल अधिकार है, या हम तो कह रहे कानूनी अधिकार है। चलिए, तभी तो फेल ही हो रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 326 ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश इनके आधार पर किसी के साथ मतदाता के रूप में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहीं नहीं लिखा है कि मतदान का अधिकार क्या है। लेकिन आपको अगर पता हो, RPA एक्ट 1951 उसमें सीधा राइट टू वोट का उल्लेख, और इसलिए हम प्रेफरेंस किसे देंगे, ये कानूनी अधिकार है, या हम कहें संवैधानिक अधिकार है। और अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे, यानी संवैधानिक भी है क्योंकि 326 से प्रेरित है। समझे, मूल अधिकार तो है ही नहीं। कंफ्यूजन केवल किसमें होता है कि कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो हमें याद रखना है आज से कि पहली वरीयता हमारी इसमें होगी, ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और दूसरी वरीयता हमारी होगी, ये संवैधानिक अधिकार है। कारण क्या है कि सीधे कहां लिखा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में।
और फिर इनडायरेक्टली कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 326। कारण के साथ सब चीजें स्पष्ट हो रही हैं आपको? कोई डाउट किसी को? एक अधिकार को लेकर और बहुत कंफ्यूजन रहता है, सूचना का अधिकार। मतदान के अधिकार के बाद दूसरा किसी लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, सूचना का अधिकार। बताइए भाई क्या है सूचना का अधिकार? सूचना का अधिकार ऑप्शंस फिर वही मूल अधिकार है, कोई कहेगा कोई कहेगा कानूनी अधिकार है, कोई कहेगा संवैधानिक अधिकार है। बताइए क्या है? मूल अधिकार। कैसे मूल अधिकार? ऐसे मुंह उठाया बोल दिया मूल अधिकार। देखिए आर्टिकल 19 से प्रेरित है क्या ये? है, सही बात है। कहां आर्टिकल 19 में? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना के अधिकार यानी प्रेस की स्वतंत्रता, और इन सब में सूचना का अधिकार भी परिभाषित हुआ है अंततः, बहुत इनडायरेक्टली। तो उस बेसिस पर हम कहें तो ये फंडामेंटल राइट है, सही। लेकिन हमें पता हो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 में सीधा लिखा गया है, तो ये पहला कानूनी अधिकार है, बाद में ये मूल अधिकार है। तो यहां इनडायरेक्टली है और यहां क्या है? डायरेक्टली। तो प्रेफरेंस हम किसे देंगे? हाँ, तो फिर हम क्या लिख लेंगे कॉपी में कि इसे में भी पहली प्रेफरेंस किसकी है? कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार की। क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 में सीधा लिखा गया है। और दूसरी प्रेफरेंस हमारी मूल अधिकार की है। पूछा जाए कहां से प्रेरणा मिल रही है, तो आर्टिकल 19 से मिल रही है। ये बात सुन तो कुछ क्लियर हो रहा है? चलो ये ऊपर वाला बताया आपने, आरटीए वाला मतलब मतदान का अधिकार, ये सब संविधान में तो रखा जा सकता था। अच्छा, मतलब सीधे सीधे। सही बात है। ये बाद में क्यों ऐड हुआ? हाँ, ये बात जानना चाहते हैं। अच्छा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो फिर सीआरपीसी, आईपीसी, ये भी सब संविधान में रखे जा सकते थे। ये तो कब के हैं, इन्हें अलग पुस्तिका क्यों रखी गई? हम लोगों की एक गाइड चलती थी पहले, उसमें मैथ भी होती थी, फिजिक्स भी होती थी, भूगोल भी होती थी, सब कुछ होता था नहीं? फिर कक्षा 6 में जब हम ये पढ़ाना शुरू करते हैं कि क्या सौर मंडल किसे कहते हैं, फिर आगे तक सौर मंडल क्यों पढ़ाया जाता है, वहीं पर पूरे बच्चे को सिखा देना चाहिए। आपको पता है संविधान केवल एक दर्शन की बुक है, वो ऐसे कि इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और हर चीज के प्रोसीजर बहुत बड़ा लाना होता है। इसलिए जब हम बात करते हैं इनकी चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव कराना कोई बहुत इजी प्रोसीजर है क्या? तो उसके लिए हम बाद में प्रक्रियाएं लेकर आए जो डिटेल में हमने लिखी। उसके लिए आरपीआई एक्ट 1950 और आरपीआई एक्ट 1951 लेकर आए। तो वो संसद बाद में प्रोसीजर तय करती है, क्योंकि समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समझ तो ये चीजें समझ। तो मैंने क्या क्या समझाया? मूल अधिकार क्या है, सबको समझ आया? पहला अधिकार टर्म, दूसरा मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिए, फिर सूचना का अधिकार बता देंगे कैसा है, फिर मतदान का अधिकार कैसा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चलिए ठीक। अब आगे हम समझाते हैं एक और चीज। इनमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि मूल अधिकार और मानवाधिकार। ठीक, मानवाधिकार पहले आप समझें। मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो आपको मानव होने मात्र से मिल जाते हैं। जैसे आपने जन्म ले लिया तो सोने का अधिकार आपका कोई छीने, धूप लेने का, हवा लेने का, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जितनी भी चीजें, तो ये सब क्या है आपके मानवाधिकार। इसका मतलब क्या है कि ये मानव होने मात्र से ही मिल रहे हैं, यानी इसमें नागरिक और विदेशी दोनों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं। प्रकृति प्रदत्त मतलब नेचर हमें देता है,
समझे? तो उससे किसी को बाधित किया नहीं जा सकता। और ये जो होते हैं वो राज्य द्वारा दिए जाते हैं, समाज द्वारा दिए जाते हैं, और ये नागरिकों को मिलते हैं, और कुछ हो सकता है कि हम किसे दे दें, विदेशियों को भी दे दें। जैसे भारत में हम देखेंगे तो नागरिकों को भी मूल अधिकार मिले हैं और विदेशियों को भी। तो मूल अधिकार और मानवाधिकार में डिफरेंस संक्षेप में बता देंगे आप, ठीक? तो ये बात भी याद रखें संक्षेप में। तो मैंने आपको कुछ बेसिक अभी टर्म में समझा रहा हूं जहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ही दे कि मूल अधिकार क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जितने भी विकास तुम्हें याद आ जाएं, उन सभी विकासों को सुनिश्चित करने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है वही उसके क्या होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। बात क्लियर? तो मैंने केवल भूमिका बनाई है कि मूल अधिकार हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब ऐतिहासिक प्रोस्पेक्ट पर अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल, यहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं कि सबसे पहले कहां शुरू हुआ। तो 1215 में एक सम्राट होते थे जिनका नाम होता था जॉन। देखिए भारत में थोड़ी दिक्कत है क्या, लड़का बेचारा बहुत संघर्ष करके तब कभी एक आधी लड़की उसे क्या कहती है, तुम मेरी क्या हो, जॉन। तो यहाँ के लोग नाम ही रख लेते हैं जान, और जो बुलाता है वो क्या कह कर बुलाता है, जान जान। तो ये खुश हो गए थोड़ा ज्यादा, समझा? और खुश होने की वजह से इन्होंने कहते हैं कि एक मैग्ना कार्टा जारी किया। मैग्ना कार्टा, कुछ लोग जो थे जिन्हें जनप्रतिनिधि कहते हैं, मतलब क्या आपको पता है, राजा भी जब शासन चलाता है तब कुछ लोगों की मदद से ही तो चलाता है। तो उन लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए उन्होंने, उसी को कहा गया 1215 में अधिकारों का मैग्ना कार्टा। बात समझे? क्यों मैं समझा रहा हूं? भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सेंटेंस पूछा जाता है तो हमें समझना है कि दुनिया में सबसे पहले यूके में सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस किया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को हम क्या कहते हैं, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। बात स्पष्ट? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसे लिखते चलिए साथ में। उसके बाद 1687-88 ये सुना ही होगा। यहां पर ब्रिटेन में आता है बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का एक अधिनियम आता है, एक दस्तावेज आता है। ये भी पूछा गया, ठीक? बिल ऑफ राइट्स, ठीक है? तो तुम लोग भविष्य में जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना, तो बच्चे को अगर खुश रखना तो उसका नाम कैसा लेना? हाँ ऐसे लिख देना कोई, या लॉर्ड देखिए लगा देते थे पहले, यहाँ रफ कर दें। अजय सोचा कोई नाम वाम कि नहीं? क्या नाम रखोगे? अभी आकाश से पूछे तो आकाश तो सोचा बैठा है पहले से, 4-5 सोच लिया, आकाश एक ही सोचा? अच्छा चलिए अब देखिए हम एक कॉन्सेप्चुअल चीज प्रूफ करने जा रहे हैं, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझें कि हमारे यहां पूछा जाता है कि संवैधानिक योजना क्या, संविधान जब उन्होंने लिया तब हमारे यहां मौलिक अधिकारों में क्या चीज होगी। तो मैंने बताया कि अधिकार जो है हमें सुरक्षा देते हैं, या तो राज्य से सुरक्षा देंगे या किससे देंगे, समाज से देंगे, अब व्यक्ति से भी देंगे, यही तो बताया। तो देखिए क्या चल रही थी संवैधानिक योजना, 2 जगह चल रहे हैं, एक यूके और एक यूएसए की, ठीक? यूके में आपको पता होगा कि संसद संप्रभु बनाई गई। ये छोटी मोटी चीजें अगर नहीं पता है तो आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे। संसद संप्रभु का मीन्स क्या है कि वहां सभी निर्णय कौन लेती है, संसद लेती है, कि क्या होगा देश में क्या नहीं, कैसे समाज संचालित होगा, कैसे प्रशासन संचालित होगा, सब कुछ, ठीक है? इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका से सुरक्षा चाह रहे होंगे, किससे सुरक्षा है?
तो यहां पर बताइए, तो हम एक कहानी आपको सुना दें, सुना दें? अच्छा चलिए। राजकुमारी हुई है 1700 ईस्वी में वहां पर, ठीक है। उसे प्रेम हुआ जर्मन के राजकुमार से। और उस जर्मन के राजकुमार का नाम क्या था? फिर जॉन। वो नाम ही ऐसा बता तो रहे, हमें इस नाम की इतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, इतिहास पढ़ने पर पता चला। तो अब क्या हुआ, वो जो राजकुमार था वो आया, उसने शादी विवाह कर लिया। विवाह करने के पश्चात ये कहा जाता है कि उसे जर्मन भाषा आती थी, इंग्लिश उसे आती ही नहीं थी। अब खुद बताइए कि जैसे अब इसी में से ये लोग बैठे हैं जो ये प्रेम करें और इन्हें ससुराल में वहां रहना पड़े, तो ये किसकी वजह ससुराल में रहने गए थे? क्या वहां सत्ता करने के लिए? ये तो भाई अपनी प्रेमिका के चक्कर में गए थे। हाँ लोग तो ऐसे ही वो व्यक्ति भी कहते हैं ब्रिटेन में आके राजा तो बन गया, लेकिन राजा बनने के बाद उसे सत्ता संचालन में कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। एक व्यक्ति थोड़ा एक्टिव टाइप का था, जिसने सामाजिक होते हैं, उसका नाम था जॉन वॉलपॉल करके। वो लोगों के मुद्दे उठाता था और लोग रानी के बारे में, राजकुमारी के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चनेबल कर देता था कि ये काम ऐसे होना चाहिए, जबकि रानी या राजकुमारी कैसे करवा रही है, ऐसे करवा रही है, ऐसे। तो उसने देखा कि ये व्यक्ति बड़ा इंटरेस्ट लेता है, तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया, कहने लगा कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए हो तुम उतना पैसा लो, बस तुम लोगों की कोई क्वेश्चन या समस्याएं हमारे पास तक ना आए। और कहते हैं कि यहीं से डेमोक्रेसी का उदय हुआ। तो इतिहास में कहा जाता है मोहब्बत ने एक नए शासन व्यवस्था को उदय दिया, उद्भव दिया, जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र। मैं समझे? तो वहां आप इस बात को समझिए, जॉन पॉल को ही अब क्या बना दिया गया है? प्रधानमंत्री के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदय, लोकतंत्र का उदय कहां से हो रहा है? तो समझ आए? तो हम समझाना यहां क्या चाहते हैं, यूके में संसद संप्रभु थी, सुरक्षा किससे करा रहे हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन? राजा रानी। मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना है क्या? मॉन्टेस्क्यू एक राजनीतिक थिंकर है जिसने पावर सेपरेशन का प्रिंसिपल दिया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का कि 3 ही निकाय शासन करते हैं हम पर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और तीनों में क्या रहे? पृथक्करण रहे, ये कहना चाह रहा है वो। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या जब दिया है अमेरिका ने एजिट फॉलो कर लिया, कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है कि यहां तो तीनों से सुरक्षा देने की बात की जा रही है, बात समझ रहे हैं? तीनों अधिकार का, लेकिन यहां किससे सुरक्षा? कार्यपालिका। और हमने जब अपनाया तो हमने मिक्स अपनाया, कई जगह पर हमने कार्यपालिका से सुरक्षा और कई जगह पर हमने विधायिका से भी सुरक्षा। एग्जाम्पल देते हैं, आपने सुना होगा अनुच्छेद 13 में अभी हम पढ़ाएंगे कि कोई भी विधि अगर संसद ऐसी बनाती है जो मूल अधिकारों के असंगत है तो वो उस मात्रा तक शून्य रहेगी। ये कहां से है? किससे सुरक्षा है? संसद से सुरक्षा, क्योंकि विधायिका ही तो विधि बनाएगी। और कोई भी संस्था अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो कार्यपालिका से सुरक्षा। न्यायपालिका में भी आपको पता है राजा ने, हम लोगों ने क्या प्रोसीजर तय किया है और वो व्यक्ति चुनकर जाएगा, फिर वहां एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से न्याय देगा। इसका मतलब वहां पर भी हमने ले ली। तो अगर पूछा जाए भारत में मूल अधिकार लिए तो अमेरिका से किए हैं, लेकिन संवैधानिक योजना पूछी गई यूपीएससी में कि भारतीय मूल अधिकार की संवैधानिक योजना हमसे कहां से प्रभावित ली है, तो यूके और यूएसए दोनों की मिश्रण योजना दी गई। बात समझ आए? मैं एक एक क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं। 4-5 टॉपिक पॉलिटी की इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हमेशा आज तक 70 से 80% क्वेश्चन पूछे गए। मौलिक अधिकार एक है, एक पार्लियामेंट है, एक कार्यपालिका है, एक पंचायती सिस्टम है। अब 5वां टॉपिक है संस्थाएं। तो इसलिए मैं 5वों पर ब्रॉड में बहुत अच्छे से, और ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक भी है, आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो क्या यहां तक बात समझ में आई सबको? तो क्या लिखेंगे? 2 फैक्ट लिखेंगे। पहला कि मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए और मूल अधिकार की संवैधानिक योजना यूके और यूएसए दोनों की मिश्रित योजना हमने अपनाई है। मूल अधिकार की संवैधानिक योजना यूएसए और यूके दोनों की
मिश्रित योजना अपनाई है। ये बात सबको क्लियर? चल, अब हम बात करते हैं इसमें अब आपको क्या क्या क्लियर हो गया कि भाग 3 में मूल अधिकार है। आर्टिकल भी क्या क्लियर हो गया कि 12 से 35 तक है। इनकी संख्या पूछी जाती है, बस समझे। और संख्या निकालना हमेशा मैंने ऐसे बताया कि घटा लिया करो, 1 जोड़ दिया करो। घटाने पे कितना आएगा? पूछे जाए कितने अनुच्छेदों में है तो उत्तर क्या होगा? बहुत से लोग 23 मार के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। याद करिए 5 से 11 तक क्या था? अंतर। 11 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन 7 अनुच्छेद हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे जाए तो हमेशा इसमें क्या बना, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि ऐसे 14 से 18 तक हम लोग पढ़ते हैं क्या समता का अधिकार, और फिर वो कहते कितने अनुच्छेदों में है तो हम लोग समझ लेते 4, लेकिन है घटाने पे तो 4 आ रहा है कितने पर? 5। तो हमेशा एक आर्टिकल आप क्या करते हैं? रेंज में ऐड करते हैं। हालांकि वो मैथ का अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है मैथ पे ना जाते, जीएस की क्लास चलती है। तब इतनी बात समझ है। भाग कौन सा है? 3। कहां से हमने लिए हैं? यूएस से। और संवैधानिक योजना का किससे किससे प्रभावित है? यूके और यूएसए दोनों। ठीक है, तो मिश्रित हमारे यहाँ। ठीक, अगली बात अब समझाने जा रहे हैं। पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने थे, या प्रारंभ में कितने हैं? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक। पूछा जाए एक क्या किया गया तो हम लिखेंगे यहां पर, इसे ऐड कर देना। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधिक या विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधिक या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो बेसिक इंफॉर्मेशंस मैंने अब दी हैं। अब हम समझते हैं विशेषताएं। आप डालेंगे मूल अधिकार की विशेषताएं। मूल अधिकार की विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता समझेंगे कि अगर पूछा जाए कि ये कैसे है विशेषता, तो हमारा उत्तर होता है न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब समझते हैं? इनफोर्सेबल, जस्टिफिएबल बोलते हैं। मतलब यह है कि अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो पहली विशेषता क्या है? न्यायोचित। ध्यान से समझते जाइए और साथ साथ लिखते जाइए। दूसरी पर ध्यान देंगे, ये सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। ठीक, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि चोरी मत करो, चोरी मत करो। देखिए कहने में तो ये नकारात्मक वाक्य है, लेकिन आपको लगता नहीं है गुड नेगेटिविटी है कि नहीं? हमारे मूल अधिकार ऐसे ही हैं। मीन्स जिन्हें जो हमें देखने में नकारात्मक प्रतीत होते हैं वो नकारात्मकता लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम कहेंगे विधि के समक्ष समता, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सभी विशेषाधिकारों का अभाव। समझे? दूसरा समझिएगा सकारात्मक भी कैसे हैं। हम कहें आपसे असहाय की मदद करो, असहाय की मदद करो, मतलब हमने परिस्थिति पर विचार कर लिया। तो हमारे यहाँ ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों टाइप के हैं। हम एक एक जब अभी पढ़ाने वाले हैं अधिकार, तब उसमें एक एक को क्लासिफाइड कराएंगे, कौन पूर्ण है, कौन अपूर्ण है, कौन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक है। ध्यान से समझते अभी जाए कि वो नकारात्मकता का मतलब ये मत समझ लेना कि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्टेड है।
वो नकारात्मकता भी किस तरीके की है? सकारात्मकता। जैसे जॉन लॉक कहता है कि जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। समझा? जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता। खुद आप समझिए, क्या आप अनुशासनहीन होकर जीवन बढ़िया व्यतीत कर सकते हैं? नहीं व्यतीत कर सकते। एकदम अनुशासनहीन हो जाएंगे तो बहुत विकृतियों से क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। कुछ जगहों पर तो आपको डिसिप्लिन या अनुशासन मेंटेन करना ही होगा। तो वही बात बोल रहा है, तो आप इस बात को भी समझें कि यहाँ पर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों हैं। वो कैसी हैं? नकारात्मकता भी अच्छाई के भाव में है और सकारात्मकता भी अच्छाई। यानी ओवरऑल केवल उतना ही उद्देश्य है, भौतिक नैतिक विकास कैसे हो। समझे? जैसे तुम लोग के जब मुंह फूलते हैं ना, तब हम चाह करते हैं कि तुम्हारा भौतिक नैतिक विकास, इसलिए उत्तेजित किया करते हैं। वो बात अलग होती है कि भौतिक नैतिक विकास की जगह क्या होता है? पतन हो जाता है। नहीं समझ पाए? तो ये समझ आ रही? तो दो करैक्टर हमने अभी तक बताए हैं कि कौन सकारात्मक है और नकारात्मक। दूसरी बात ध्यान से समझें, हमें ये किसके किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। अच्छा, राज्य के विरुद्ध अधिकतम है और कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध ये भी विशेषता। जैसे आप बताइए, विधि के समक्ष समता हम किससे? क्या हम कहेंगे कि हर व्यक्ति सभी के साथ समान व्यवहार करे? अब सोच कर देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति ने, हमारे जैसा व्यक्ति था, हमारे जैसा नहीं कह सकते, ठीक है, इतना हम गिरेंगे नहीं, मान लेते हैं कैसा, किसका, चलिए अजय नाम के व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। अजय जैसा कोई व्यक्ति था और उसने ये कहा कि हम विधि के समक्ष समता फॉलो करेंगे और उसका विवाह करने गया। अब विवाह करने में तो एक स्त्री के साथ, वहां लड़की के साथ विवाह होना था, तो उसने कहा कि विधि के समक्ष समता, लड़की तो लड़की, सभी से विवाह करें। बात समझे? तो ये क्या है? नहीं, बात समझे नहीं हमारे। मतलब क्या है कि राज्य के विधि, हम बताना ये चाहते हैं कि राज्य के विरुद्ध तो हैं, मतलब राज्य के विरुद्ध हमें मिलेगा। मतलब क्या है कि जो अगर कोई व्यक्ति ने अपनी कुछ विधि बना रखी हैं, उनमें हमें संरक्षण मिलेगा नहीं। समझ आए? जैसे वो सोचता है कि हम 13 घंटे पूजा करके ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो फिर आपको पता उसकी इच्छा है, वो अपना 13 के 33 कर ले, है ना। 24 घंटे में पहले कितने बनाए? 33 घंटे बनाए, और उसके बाद वो पूजा करता रहे। तो वहां पर कोई चीज रोकथाम लगेगी नहीं, बस बेसल की वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा रहा। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, जैसे छुआछूत मना रहा है, सार्वजनिक काम कर रहा है। जैसे सपोज करो कि उसने कहा गया, हमने ऐसे कर दिया कि हम पर्टिकुलर जाति के व्यक्तियों से सामग्री खरीदेंगे नहीं, तो ये नहीं कर सकते। पर्टिकुलर धर्म के व्यक्तियों से हम सामग्री नहीं खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो बात समझ पा रहे? ये राज्य के विरुद्ध भी हैं और व्यक्तियों के, लेकिन याद रखेंगे अधिकतम किसके विरुद्ध हैं? और किसके विरुद्ध अधिकतम? जिसके पास ज्यादा ताकत होगी। बताइए, तुम्हारे विरुद्ध में कोई है? किस लिए नहीं है? विरोध उसी का किया जाता है जिसकी ताकत हो, जिसके पास ना। अब प्रधानमंत्री के विरोध में लोग होंगे, मुख्यमंत्री के विरोध में लोग होंगे, क्योंकि उनके पास पावर है। तुम्हारे विरोध में कौन होगा? बताइए। यानी क्या है, विरोध हासिल करने के लिए भी हमें शक्तिशाली बनना पड़ता है। बात समझ रहे? तो ये बात समझना है। तो तीसरी विशेषता क्या है? ये राज्य के विरुद्ध और ठीक। चलिए अगला प्रॉपर्टी पर ध्यान दें। पूर्ण भी हैं कुछ, ये पूर्ण हैं जिन्हें एब्सोल्यूट राइट बोलते हैं, और कुछ अपूर्ण हैं। अपूर्ण का मतलब यह है कि सीमित हैं, सीमित हैं। मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूं। बताइए, पूर्ण का हम बताएं पहले। छुआछूत आप नहीं मना सकते। आर्टिकल 17 क्या है? एब्सोल्यूट राइट है, अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं। समझ आए? लेकिन अब बोलने की हम बात करते हैं, बोलने का अधिकार। व्यक्ति क्या कुछ भी किसी को बोल सकता है? नहीं। क्या कुछ भी दिखा सकता है? नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। जैसे अभिव्यक्ति हम बोलकर कर रहे हैं तो हम पर प्रतिबंध है,
फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें अनुमति दी जा सकती है। किस लिए? क्योंकि वहां पर हमें समाज के उस पक्ष को जानकारी के लिए, अवेयर कराने के लिए दिखाना है जिससे लोग क्या हो, अवगत हों। इसलिए आप देखते होंगे फिल्म्स में बहुत सी ऐसी सेंसिटिव चीजें दिखाई जाती हैं, न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, या हम बात करें रिलीजन को लेकर, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं और उनकी अनुमति मिली हुई है। समझे? दंगे, हेट स्पीच को भी दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसे करके वो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ध्यान ये रखेंगे कि सामान्यता तो सीमित है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें वो चीज दिखाने के लिए हम अनुमति भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें समझनी है। तो ये पूर्ण भी हैं और कैसे हैं? अपूर्ण। अभी देखने को मिलेंगे कौन कहां पर कैसा है। आगे बताएं। पांचवा बड़ा अच्छा, नागरिकों को मिले हैं और विदेशियों को भी हमने दिए हैं। यहां से तो क्वेश्चन भी पूछा जाए। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को दिए। नागरिक और विदेशी दोनों को मिले। देखिए, नागरिकों को कौन कौन से मिले हैं वो लिख लेंगे संक्षेप में। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को मिलते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को। ये पीछे सिटीजनशिप वाले चैप्टर में बताया भी। और विदेशियों को हम कौन से कहेंगे? जैसे 14 है, मिलेगा। 15, 16 तो निकल ही गए। 17 सभी को ही मिला है, तब क्या? 18 मिलेगा। चलिए, वैसे सामान्य केसेस में 17, 18 का जिक्र ना मिलकर आपको मिलेगा 20, 21, 23, 24, 25 से 28, ये हमें विदेशियों को मिलते हैं। तो सामान्य केसेस में हम कहें 14 है, 20, 21, 23, 24, 25 से 28, ये सब किसे मिले हैं? विदेशियों। फीचर्स बताए जाएं, अभी बहुत बताए जा सकते हैं कि क्या इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या इनमें संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है, किया जा सकता है। कहने का मीन है ये 5 फीचर हमने जो बताए हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो मैंने क्या क्या अभी तक आप समझाया। अधिकार किसे कहते हैं, कर्तव्य किसे कहते हैं, मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है। फिर हमने क्या बताया कि कहां से क्या लिया गया, कितने हैं बेसिक, और फिर हमने बताया कि इन अधिकारों की हमारी विशेषताएं क्या हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान में जो अनुच्छेद वाला भाग है। आप डाल लीजिए अनुच्छेद। पहला आर्टिकल 12 डालो और एक लाइन लिखना है, बस समझना है। प्रैक्टिकल समझ हो गई तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला है आर्टिकल 12, राज्य की परिभाषा। बहुत प्रैक्टिकल समझे। राज्य में कौन कौन है? इसमें सब कुछ है, चाहे हम बात करें संसद की, चाहे हम बात करें विधानमंडल की, और चाहे हम बात करें कोई भी संस्था, चाहे न्यायिक हो, चाहे अर्धन्यायिक हो, चाहे राजनीतिक हो। समझे? और वो निजी संस्थान भी जिनमें सरकार फंडिंग कर रही है। क्या समझ? ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब क्या है इसमें? जब अभी ये बताएंगे कि राज्य के विरुद्ध, तो राज्य का मतलब समझें कि वो हर इकाई जिसमें राज्य के नियम और या हम कहें राज्य की वित्तीय सहायता प्राप्त है, वो सभी किसमें आ जाएंगे। ठीक है? और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर ऐसे कर दे, जैसे सपोज करो कि हम आपके मौलिक अधिकारों को हनन कर दें, तो आप कहां से जाना पड़ेगा? आपको थाने से जाना, क्योंकि हम कोई राज्य नहीं है। बात समझे? लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर देगा तो आपको सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम। बात समझ में आ रही? लेकिन ध्यान रखें, जिन अधिकारों को हम कहेंगे निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध प्राप्त हैं, उसमें अगर हम भी कर देंगे आपके मौलिक अधिकार का हनन, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला आर्टिकल 17, अभी हम आपको जाति सूचक शब्द से संबोधित कर दें,
अभी हम आपको जाति के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दें कि हम आप इस कास्ट के हैं, पर्टिकुलर इस रिलीजन के हैं, इसलिए हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में? तो क्या होना चाहिए? तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हमें प्रिंसिपल करा सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं अंतर? तो इसीलिए विशेषताएं मैंने पहले पढ़ाई। तो इसमें इतना ही जानना, इसमें ज्यादा नहीं जानना। अब डाल लीजिए आर्टिकल 13। कई मुद्दों को हम आपको संक्षेप में बताएंगे, डिटेल में फिर उन पर बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं। आर्टिकल 13 हम अगर कहें, इसमें लिखा है कि वे सभी विधियां या विधि उस मात्रा तक असंगत होंगी, उस मात्रा तक असंगत होंगी, सॉरी उस मात्रा तक शून्य होंगी, शून्य होंगी जहां तक वे मूल अधिकारों का हनन करेंगी। का हनन करेंगी। इस शब्द को लेकर इतने जजमेंट आए हैं और खूब पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, कई नए नए डेवलपमेंट आए हैं। तो हम एक टर्म यहां समझेंगे, विधि। पहला समझ आए? इसका मतलब समझेंगे थोड़ा सा। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है? क्या है पहला एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इसे हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। समझ आए? क्या इसमें कहा गया? जब आर्टिकल अभी हम क्लॉज वाइज पढ़ाएंगे, क्लॉज जैसे क्लॉज 1 लेने, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 समझने पे फोकस करिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। मूल अधिकार को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि आपको पेपर पास करना है, इसलिए कि आप सिटीजन हैं। बस समझ रहे? इसलिए तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि जब हमारा संविधान बना ही नहीं था, उससे पूर्व जितनी भी विधियां संचालित हो रही थी और अगर वो कंटिन्यू हैं, जैसे आपको पता सीआरपीसी क्या संविधान बनने के पश्चात बनाई गई बाद में, लेकिन उसमें मैक्सिमम पार्ट कहां के हैं? पहले वाले के। आईपीसी तो वही वाली चला रहे हैं हम, 1860-61 की चला रहे हैं। बहुत से अधिनियम कानून आज भी हमारे यहाँ ऐसे हैं, जैसे देखिए ईसाई विवाह अधिनियम 1872 का चल रहा है, मुस्लिम विवाह कानून 1937 का चल रहा है। ये सब बहुत से ऐसे कानून हैं जो आपको पता कब से चल रहे हैं? संविधान पूर्व के चल रहे हैं या नहीं? और उनसे हमारा देश संचालित भी हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जो विधि उससे पूर्व बनी है, अगर वो कोई मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी तो उस मात्रा तक उन पर ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण लग जाने का मतलब समझ रहे? आच्छादित हो जाएंगी, ढक जाएंगी, वो समाप्त मानी जाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप देखते हैं लड़की देखने वाले आते हैं मान लो कभी कभी कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो पैर भी देख लेती हैं, कहती उंगलियां कैसी हैं, मतलब बिछुआ छुआ ठीक से पहन पाएंगे या नहीं, समथिंग नहीं, दाग देख लेती चलाक, और फिर वो देखती है कि पैर में कहीं दाग है ऐसा। तो लड़की हमेशा कोशिश करती है कि ऐसा पहनावा पहने कि वो दाग किसी तरीके से उसे दिख ना जाए। तो ये भी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ही है। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, बैठे तो ऐसे तुम लोग जैसे लग रहा है कि कोई मुर्दा उर्दा फूक कर अरे यार लड़की की बात कर रहे हैं तब भी तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है। सबसे ऊपर उठ गया तुम, सही है। बताइए सर, मतलब उसका है कि वो पूरी तरह से विधि समाप्त मानी जाएगी, लेकिन जिस सीमा तक की वो उल्लंघन करेगी केवल उसे ढक दिया जाए। अब बताइए उस शादी में क्या वो पूरी लड़की समाप्त मानी जाती है? उस दाग को समाप्त करने छुपाने की कोशिश की जाती है, समझे? कि वो दाग रिफ्लेक्ट ना हो, यही तो कोशिश की जाती। तो मैं इसीलिए उसे समझा रहा हूं, आप समझिए। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है कि अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करे तो उस मात्रा तक उसे हम क्या मानेंगे?
शून्य मानेंगे। समझे? मैं केवल इतना लिखा रहा हूं कि हमारे यहां डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, इसलिए हम बता रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इंप्लीमेंट होता है इंडिया में। दूसरा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी होता है, विलिटी, इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं? पृथक। अब देखिए इसमें क्या, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के लिए है। इसमें कहा गया है कि जब संविधान बन गया उसके जो पश्चात विधियां बनी है। अब बताइए कि संविधान जब बन गया तो पार्लियामेंट संचालित हुई या नहीं हुई? जो पश्चात की विधियां हैं, जो अधिनियम में आ रही हैं, कुछ ऐसी विधियां होती हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करने लगती हैं। करती या नहीं करती? बताइए। अच्छा, जैसे सपोज करो कि अभी सीए ही आया, अगर वो ये कहा गया होता कि भारतीय मुसलमानों के लिए भी लागू होगा, तो वो मौलिक अधिकारों का हनन हो जाते हैं या नहीं होता? धर्मांतरण पर कई कानून आते हैं, कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिनमें, तो इसमें कहते हैं कि उस हिस्से, मतलब पूरा अधिनियम, हम जैसे सपोज करो कि ये अधिनियम है, इसमें 5 पॉइंट ये लिखे थे, 3 कहीं पर भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट के 2 कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कर देंगे? अलग मानेंगे, इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इसे कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी, या हम कहें पृथक्करण का सिद्धांत। समझ आ रही बात है? ये भी भारत में लागू है। अब जो लागू नहीं वही प्रश्न में पूछा उन्होंने। सोचिए, लागू वाले पूछ लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं। इतनी बात सबको क्लियर? आर्टिकल की क्लॉज भी समझ रहे हो आप? साथ साथ में पूर्व विधियां, पश्चात विधियां, आगे फोकस करें इस पर। ये प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत समझना भी है आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। समझे? इसे वेबर का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, वेबर का सिद्धांत। ये ब्रिटेन का एक थिंकर है, पहले तो ये समझना है। इसने क्या कहा, अमेरिका का है, सॉरी, इसने अमेरिका में क्या होता है कि जो हमारे राइट्स हैं, कोई व्यक्ति चाहे तो उन्हें त्याग सकता है। त्याग का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहें तो हम अपने जीवन को क्या कर सकते हो? वहां त्याग सकते हैं। समझे? लेकिन भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर इंप्लीमेंट नहीं है। आप चाहें कि हम अपने अधिकार त्याग दें तो आपको यह अधिकार दिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आपको पता है भारत में लोग जागरूक नहीं। कभी भी किसी से ये लिखवा लिया जाएगा कि तुम कह दो कि अब क्या करना चाहते हो? मरना चाहते। बात समझ रहे? तो पूछा क्या जाए, या अगर संक्षेप में, कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इंप्लीमेंट होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी इंप्लीमेंट होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर भारत में इंप्लीमेंट नहीं होता। कोई पूछे संक्षेप में क्यों, तो भारत में उतने जागरूकता के स्तर नहीं है। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकता। इसलिए आत्महत्या, प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि वो कौन सा अपराध है जो अगर आपने करने का प्रयास किया और कर नहीं पाया तो आपको दंडित किया जाएगा, अगर कर दिया तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये वही अपराध है। अगर आत्महत्या करने की आपने कोशिश की और बच गए तो आपको दंडित किया जाएगा, और अगर आप नहीं बचे तब तो फिर दंडित हो ही हो। ठीक? तो समझ में आया आपको? यूएसए में इंप्लीमेंट होता है, हमारे यहाँ इंप्लीमेंट ये नहीं होता। क्लियर सबको? तो मैंने आर्टिकल 13 को बहुत ज्यादा यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यहीं से जुडिशियल रिव्यू आया, यहीं से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। समझे? तो हमने अभी तक आपको क्या बताया, अनुच्छेद 13 क्या है। इसमें 3 सिद्धांत में 2 सिद्धांत हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होते हैं, 1 सिद्धांत हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल भाषा में कहें तो केवल इतना समझना है कि अनुच्छेद 13 ने ये स्पष्ट किया है अभी तक कि हम अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते। यानी ये वो चीज है जैसे हम अब त्याग नहीं सकते। ऐसे आप समझिए भारतीय विवाह, एक बार हो जाए फिर कहाँ त्याग, इतना आसानी से त्याग जाता है? नहीं होता। वो जुड़ाव बना ही रहता है कि हाँ पहले ये ऐसा है सिस्टम। तो इसकी बात ना करें। अच्छा चलिए। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक। अब देखिए ध्यान से,
मैंने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बता दिया, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बता दिया। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो इसने बताया है कि चाहे कोई अधिनियम हो, चाहे अध्यादेश हो, चाहे प्रस्ताव हो, समझे, कुछ भी हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा। इसने ये भी बताया कि रूढ़ी भी आएंगे, रूढ़िवाद भी आता है, जो मतलब प्रथाएं नहीं चलती हैं वो भी आएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे, लेकिन निजी व्यक्ति की विधि नहीं आएंगी, निजी व्यक्ति की विधि नहीं आएंगी। नहीं समझ पाए? जैसे आप समझिए कि आपने एक विधि अपनी बनाई है कि हम इस तरीके से कुछ भी करेंगे अपना पर्टिकुलर काम, ठीक है, तो वो इसमें ना कंसीडर करके बाकी हर चीज विधि के अंतर्गत आएगी। बस, तो हमने क्या अभी तक बताया? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में यह बताया गया है कि वो विधियां जो संविधान बनने से पूर्व अगर हैं और अगर वो कानून मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो वो असंगत हो जाएंगी। क्लॉज 2 क्या बता रहा है कि संविधान बनने के पश्चात की विधियां, बात समझ में आ रही है। और 3 क्या बता रहा है? विधि शब्द को परिभाषित कर रहा है, ठीक है। और 13 क्लॉज 4 ये कहा गया इसमें कि विधि शब्द के अंतर्गत, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्गत संशोधन शामिल नहीं है। ये ध्यान से समझेंगे। मतलब क्या है? मान लीजिए हम संशोधन के तहत कोई अधिनियम लेकर आ गए, मतलब संशोधन कोई कर दिया, तो और वो कर रहा है मूल अधिकारों का उल्लंघन, ठीक है, तो ये कहेंगे कि ऐसे तो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो आप अभी सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है? क्लॉज कह रहा है कि संशोधन इस विधि शब्द के अंतर्गत शामिल ही नहीं है। तो मीन्स क्या हुआ इसका? तो मतलब संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, उल्लंघन उनका किया जा सकता है। समझ आए? अब इसी मामले में कई जजमेंट हैं जो हम सीरीज वाइज आपको संक्षेप में लिखाने वाले हैं। तो आपको आर्टिकल की चारों क्लॉज समझ में आई हैं क्या? आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2, 3 और 4। देखिए क्या है, पहला मामला आप डालेंगे शंकरी प्रसाद मामला 1951। केवल इतना है इसमें यह पूछा गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो इन्होंने कहा हाँ कर सकती है। बस इतना याद रखना, बात समझे? तो ये पहला हो गया। दूसरा, सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य, वर्सेस हम नहीं लिख रहे, 1965। इसमें भी यही सेम डिसीजन कहा कि संशोधन कर सकते। मैं थोड़ा समझा दूं कि ऐसा क्यों मान लिया। इस समय प्रधानमंत्री कौन है 1951 से 65? नेहरू। समझिए कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं सब, इनका बहुत बड़ा प्रभाव भी है, ये लॉ के बहुत बड़े जानकार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट इनसे टकराना चाहता नहीं। लेकिन तीसरे मामले में देखिए, गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ मामला 1967। उसने कहा कि फंडामेंटल में संशोधन कर नहीं सकते। कहा कि विधि शब्द के अंतर्गत मूल मतलब संशोधन भी आते हैं और इसलिए इसमें संशोधन किया नहीं जा सकता। कौन प्रधानमंत्री बन गया? इंदिरा गांधी। बात समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से ये कह रहा है कि अब संशोधन नहीं। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन 1971। पहली बात कहा कि संशोधन भी कर सकते हैं और दूसरा कहा कि जुडिशियल रिव्यू भी आप नहीं कर सकते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन
मतलब समझ पाए? जैसे हम कहें कोई ऐसे समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों थे। हस्बैंड सब कुछ तय करता था कि आप इनसे बात नहीं करोगे, इनसे मिलोगे नहीं, मतलब पत्नी पर 50 रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। पत्नी एक दिन क्या हो गई, बगावत पर उतर आई और वो कहने लगी कि मैं बात भी करूंगी और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। समझ? तो सेम ऐसा है, इंदिरा गांधी ने संशोधन किया है और ये कहा कि संशोधन भी होंगे और तुम उसकी जांच तक नहीं कर सकते हो कि हमने क्या किया और क्या नहीं। ठीक, तो ये स्थिति बन गई। तो इसके लिए काउंटर में एक मामला आया है जिसका बहुत बड़ा केस है, केशवानंद बनाम केरल राज्य मामला 1973। इसने मान लिया, देखिए अगर बगावत पर उतर आए तो सही बात है, कहा ही जाता है। समझ आया? यहां से पता आपको क्या समझ आया? यहां अब बगावत पर कौन उतरा है? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब ऐसे तो सामना कर नहीं सकते, अब करना क्या पड़ेगा? दिमाग से चलना पड़ेगा। न्यायपालिका है, दिमाग तो लगाएगी, तो दिमाग न्यायपालिका क्या लगा रही कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे पास पावर्स भी बनी रहें और इन्हें ऐसा भी लगे कि हमने इन्हें कोई क्षति भी नहीं पहुंचाई, है ना? ऐसे तो हस्बैंड जनरली करता है वाइफ के साथ। ठीक है, सेम। आपकी वाइफ जो होगी वो वीडियो देखेगी तो क्यों देखेगी? आपका रिकॉर्डेड हो जाएगा। एक शायर कहता है कि जुआ नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, ये पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। समझ आए? नहीं समझी? तो वो अपना जमाना भूल जाएगी क्या? उसे भी तो याद होगा। तो वो उंगली उठाने से पहले आपके पास एविडेंस नहीं होगा, उनके पास एविडेंस होगा। उसमें आगे और कहता है कि अगर टूटी हुई कश्ती भी बगावत पर उतर आए, अगर टूटी हुई कश्ती भी बगावत पर उतर आए तो ये तूफा कुछ समय के लिए सर उठाना भूल जाता है। समझ आए? तो बगावत पर अगर कहीं हम उतर आए तब तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो धमकी भी दे रहे साथ में, इसलिए ध्यान रखें। तो 24 समझ में आ रहा? इसमें देखिए क्या कहा। पहला ये कहा कि संशोधन कर सकते हैं, समझ आ रहा है? संशोधन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तुरंत ये कह दिया कि मूल अवधारणा में संशोधन नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते हैं? मूल अवधारणा। अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, इससे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ सकी। मूल अवधारणा में संशोधन नहीं कर सकते। तो दो बातें कहा कि मूल अधिकारों में मतलब कहा कि संविधान में कहीं भी संशोधन, मूल अधिकारी नहीं, कहीं भी संशोधन कर सकते, लेकिन किसमें नहीं करेंगे? मूल अवधारणा। अब समझेंगे हम लोग मूल अवधारणा क्या है। हेडिंग बना देंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा 2019 में पूछा गया कि क्या यह परिभाषित है? तो नहीं। सबसे पहला यही याद रखेंगे कि इसे परिभाषित अभी तक नहीं किया गया। ऐसे आप समझिए कि भारतीय समाज में स्त्रियों के अधिकार परिभाषित हैं क्या? हर व्यक्ति खुद तय करता है कि हमारी पत्नी के लिए कौन कौन से अधिकार होंगे। वो बात अलग है कि सामान्यतः तय वो करती है कि तुम्हें कौन कौन से, लेकिन सामान्यतः देखने में ये मिलता है, परिभाषित नहीं। ठीक, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहना कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि हम तय करेंगे समय समय पर। कहा क्या है? तो उसने बताया, देखिए पहला कहा कि संसदीय प्रणाली इसमें आता है। ये पूछे गए हैं कि कौन कौन सी चीज आती है, तो 4-5 जब बार बार पूछे जाते। फिर कहा और क्या आता है? कहा कि रूल ऑफ लॉ इसमें आता है।
विधि का शासन। फिर कहा कि और क्या आता है, तो कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इसका हिस्सा है। कहा और क्या है, तो कहा गणतंत्र भी इसका हिस्सा है। कहा और क्या है, कहा कि निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। फिर कहा और क्या है, कहा न्यायिक पुनरावलोकन भी इसका हिस्सा है। और कहा कि आगे हम डॉट 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 बताते हैं। बात समझे? पहले तो कहा परिभाषित नहीं है, और फिर भी कहा कि ये चीजें इसका हिस्सा हैं, और समय समय पर कौन परिभाषित करेगा, सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करेगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं? मूल अवधारणा तो पूछा जाता किस मामले के तहत मूल अवधारणा, केशवानंद बनाम केरल। ठीक, कब का मामला है, 1973। ठीक, अब बताइए क्या इंदिरा गांधी जब ऐसे पता चला कि एकदम से इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मूल अवधारणा, तो शांत बैठी? 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने कहा मूल अवधारणा जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या लिखेंगे, मूल अवधारणा के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया, और ये कहा कि कहीं फिर कह दिया वही कि कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, 368 तक बदल सकते हैं, इतना तक बोल दिया। नहीं समझ में? तो ये बात बोली। इसी को काउंटर करने के लिए एक मामला आया जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स मामला 1980। उसने कहा जाता है कि मूल अवधारणा की अवसंरचना को पुनः बरकरार रखा। मूल अवधारणा की कॉन्सेप्ट को उसने बरकरार रखा। ये लिख लीजिए। हाँ, उन्होंने कहा कि हम कहीं भी कर सकते हैं, तो ना ये कहती है। टफ करें? अच्छा, तो क्या आर्टिकल 13 की समझ बन रही है आपको? किसी को डाउट यहां तक अभी कि आर्टिकल 13 रियल में क्या है? मैंने मिनर्वा मिल्स तक का आपको बताया। ठीक, इतना आपको समझना होता है क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा। तो आर्टिकल 13। अब जो हम पहला अधिकार शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है समता का अधिकार। आप 6 अधिकार पढ़ रहे हो, उसमें पहला डाल दीजिए समता का अधिकार। ठीक, किन आर्टिकल से? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। पहले तो यही लिख लो। उसमें पहला अनुच्छेद पढ़ाएंगे आर्टिकल 14। स्टार्टिंग के आर्टिकल में ही आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब 16 तक, फिर बहुत फास्ट खिंच जाएगा। बताएं, इसमें 2 बातें बोली गई हैं। पहला बोला गया है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, थोड़ा ये लिख लें। पूछा जाता है किसने दिया? ये डायसी ने दिया, विधि के शासन के कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। फिर दूसरा पूछा जाएगा कि कैसा है, तो नकारात्मक है। अब नकारात्मक का मतलब समझ पा रहे हैं? तो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया। ये भी पूछा जाता है। लिख लिए? इसके बहुत अपवाद हैं जहां से प्रश्न पूछे। हम पहले फैक्ट ही आपको लिखा दे रहे, फिर समझा देंगे। पहला अपवाद आर्टिकल 361 हेडिंग बना देंगे और उसमें लिखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। देखिए, ध्यान देते हैं, परमादेश का मतलब क्या कि उच्चतम न्यायालय होने के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अगर जारी भी करते हैं दीवानी मामलों के लिए तो 2 माह की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा बहुत जघन्य कर दें तो उन्हें क्या मिलेगा?
2 माह की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर जो मीडिया है ना, मीडिया ये किसी भी संसद या विधानमंडल की सही, समझ रहे हैं, निष्पक्ष जानकारी को प्रकाशित कर सकती है, उसके लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? लेकिन बस उसमें कुछ एरर नहीं होनी चाहिए, अगर एरर कर दी तो फिर फंसे। ठीक, तो ये भी इसे मिला। तीसरा समझिए, ऑल इंडिया सर्विसेज जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, इन्हें बहुत अधिकार मिलते हैं। फिर हम कहें जो हमारे डिप्लोमेट होते हैं, कूटनीतिज्ञ या जो राजदूत होते हैं, उन्हें बहुत छूट मिलती है। आईएफएस ऑफिसर्स को छूटें मिलती हैं, डीएम को मिलती हैं। ठीक है, ये सब मिलती हैं किसके तहत? तो बहुत अपवाद हैं इसके। सामान्य केसेस में हमसे पूछा केवल एक ही गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो मैंने क्या बताया, किसने इंट्रोड्यूस किया? डाइसी ने। किस टाइप का है? नकारात्मक है। कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से। अपवाद क्या के हैं? क्लियर सब। अब देखिए इसी में एक है विधि के समान संरक्षण का पार्ट। हमने पहला बताया है, ऐसे अब समझाते हैं तुलनात्मक, तो आपको समझ में आएगा। इधर हम लिख रहे हैं विधि के समक्ष समता, और यहां पर हम बता रहे हैं विधि के समान संरक्षण। दोनों को ध्यान, मैंने यहां पर आपको बताया कि विशेषाधिकार का अभाव से रिलेट कर रहा है। यहां पर मतलब यह है कि किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। दूसरा मैंने यहां पर यह भी बताया कि यह नकारात्मक है, बताया। लेकिन यहां पर याद रखें कि समता मतलब परिस्थिति को ध्यान रखा जाता है, और विभेद हम कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि SC ST के लिए विशेष प्रोविजन, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यानी परिस्थिति को ध्यान में रखे तो इसे एक माना जाता है सकारात्मक। और ये हमने कहां से लिया था? यूएसए से। ये बातें भी लिख देंगे आप। बताइए, नागरिकों को मिलेगा या विदेशियों को? सभी को मिलेगा। ये पूरा आर्टिकल दोनों किसे मिल रहे हैं? सभी को। राज्य के विरुद्ध है या व्यक्तियों के विरुद्ध भी है? केवल राज्य के विरुद्ध है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। विधि के समक्ष, आप बताइए, विधि के समान संरक्षण है। बताइए, तुम्हारे पापा अपने घर में की प्रॉपर्टी हमें देंगे? दें तो भाई बताइए, चलें फिर। तो बात समझ में आ रही कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपको पता है, व्यक्तियों को नहीं, किसके मिला है? केवल हमें, राज्य के। यानी राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो क्या आर्टिकल 14 सबको समझ में आया? अब आर्टिकल 15 में बात करते हैं। आपको पता होगा कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे धर्म आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? जाति सुना होगा, वंश सुना होगा, और इनके आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये बात है। फिर लेकिन आर्टिकल 3 में हम कहते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजन हम कर सकते हैं। पूछा जाए क्यों, तो कहते हैं उनकी जैविक संरचना भिन्न होती है, और वो कोई क्या नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोई हम भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, यानी उसे लिंग के आधार पर भेदभाव के रूप में कंसीडर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। ठीक है। 4 में कह रहा है कि हम कुछ लोगों के लिए प्रावधान कर सकते SC ST के लिए की बात कर रहा है। 15 याद, मतलब ये याद रखेंगे, हालांकि अभी आगे बहुत बात करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया गया है पिछड़े वर्गों को। 93वां संविधान संशोधन 2005 ये पूछा गया। 15 क्लॉज 4 OBC को रिजर्वेशन है शैक्षणिक संस्थानों में। 93वां संविधान संशोधन 2005। रिजर्वेशन पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी समझाएंगे एक एक। तो 15 में कुछ ज्यादा है नहीं, अब डाल लीजिए एक मुद्दा ही हम समझाते हैं आपको।
आर्टिकल वैसे अनुच्छेद 16 और मेन केंद्र में हम समझाते हैं आरक्षण के प्रावधान। इसमें क्या क्या हम इसमें पढ़ आपको समझाएंगे। पहला कि आरक्षण क्या है, दूसरा क्या समझेंगे, इसका हिस्ट्री अभी तक क्या रहा है। हिस्ट्री में देखिए क्या क्या हम लोग काका कालेकर, बीपी मंडल, पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, वरिष्ठता का सिद्धांत और क्या आरक्षण एक मूल अधिकार है, इस पर भी विचार करेंगे। और फिर उसके बाद इस पक्ष को छोड़कर कि आरक्षण सही है कि गलत है। कारण क्या है, क्योंकि वो मुद्दा पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। तो जितने एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट अभी तक के हैं वो हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए आरक्षण को हम आपको थोड़ा समझाते हैं। 3 तरीके का आरक्षण हमारे संविधान में मिलता है। एक राजनीतिक से थोड़ा ध्यान से समझेंगे, एक शैक्षणिक और एक सेवाओं में। राजनीतिक आपने देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे आर्टिकल 330 और 332 में। शैक्षणिक आर्टिकल 15 में है और सेवाओं में आर्टिकल 16 में है। राजनीतिक, शैक्षणिक और सेवाओं। तो हम समझाना चाहते हैं आपको, यहां से ध्यान से समझें। आर्टिकल 16, अच्छा आर्टिकल 16 में सामान्य लैंग्वेज में अगर हम कहें तो केवल ये लिखा है लोक अवसर की समानता। वो कहता है कि हम लोक अवसर मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें हम भेदभाव नहीं करें। ये बात क्लॉज 1 में और 2 में स्पष्ट की गई है कि भेदभाव कहां कहां नहीं करेंगे, ध्यान समझ रहे। लेकिन 16 क्लॉज 3 में ये कहा है कि निवास के स्थान पर भेदभाव संभव है। अब समझने पे ज्यादा फोकस करें, नहीं तो ये समझने है, या इसे लिखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें ये कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए कुछ किया जा सकता है। और 16 क्लॉज 5 में ये बात बोली है कि धार्मिक संस्थाओं में भी किया जा सकता है। ध्यान से समझ, हमने इसमें तो ये बोला कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे सरकारी नियुक्तियों में, संक्षेप में, ठीक। लेकिन यहां पर हमने ये कह दिया कि निवास के आधार पर, मान लीजिए सपोज करो, आपको पता हो कई स्टेट ऐसे थे, आंध्र प्रदेश के एरिया जैसे झारखंड के बस्तर स्तर जिला नाम सुना हो, सुखोना सुने हो, बहुत पिछड़े क्षेत्र जहां से लोग सिलेक्ट होकर जा ही नहीं पाते थे सरकारी नौकरियों में। तो उनके निवास के स्थान पर हमने कुछ नियम बनाए केंद्र सरकार ने, और लोगों को पर्टिकुलर रिजर्वेशन देना शुरू किया। आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवास के आधार पर रिजर्वेशन की कंडीशंस लागू होती हैं। बात समझ आ रहा है? तो इसमें एक्सेप्शन हो गया, इस हो गया। पिछड़े वर्ग बहुत डिटेल में हम करने वाले क्योंकि यही मेन इशू ही बना हुआ है। अब इसमें समझ लेते हैं। सपोज करो कि मंदिर है, मंदिर में क्या किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना देना चाहिए? तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। मस्जिद में हिंदू को बना देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ऐसे गुरुद्वारे में अगर किसी और को बना देंगे सिख के अलावा तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए धार्मिक संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन की बातें की गई। तो ये समझ आ रहा है कि इनके क्या हैं, ये इनके अपवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। अब हम बात शुरू करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसमें 2 आर्टिकल और ऐड ऑन हुए हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4। देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसमें हमने ये बताया आपको कि पिछड़े वर्ग के बारे में जिक्र किया गया है।
पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग का मतलब ये मत समझिए कि SC ST या अभी ओबीसी, कुछ भी ऐसा नहीं। केवल ये कहा गया है कि सरकार कुछ लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व कर सकती है या प्रावधान कर सकती है, जिसके बारे में क्या बोला गया, पिछड़ा वर्ग। संविधान में अगर हम देखें तो ये कहां से प्रेरित है, तो आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में ये कहा गया कि इसके लिए सरकार एक आयोग बना सकती है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर वो ध्यान दें और उन्हें कैसे कैसे कंसीडर किया जाए। उसी की प्रेरणा को लेकर एक पहला आयोग बन रहा है, कब, 1953 जैसे। तो यहां से आप इसे लिख लीजिए 1953। पूछा जाए कि पावर कहां से मिलेगी इस आयोग को, तो आर्टिकल 340 बताएं। ये मत बता देना कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत गठित हुआ। 4 के चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कब, कौन से आर्टिकल को पावर हम यूज किए, 340। और ये इसका नाम है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ये इंफॉर्मेशन पूछी जाती है इसलिए इन्हें लिखें। कब गठित हुआ, पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष काका कालेकर, इसलिए इसे कालेकर या काका आयोग भी बोल देते हैं, काका कालेकर, काका कालेकर। ये बात सबको समझ में आ रही है। इससे ये पूछा गया कि आप बताइए पिछड़ा कौन है, तो 3 बातें, 3 डायमेंशंस निकल कर आ रही थी कि पिछड़े वर्ग के आधार क्या बने। सबसे पहली डिबेट ये हुई कि गरीबी को पिछड़ेपन का आधार माना जाए, बात समझ आए। लेकिन उससे ये निकल कर आया कि जो कास्ट और क्लास है, जैसे गरीबी और अमीरी से हमारे समाज में जो विभिन्नताएं हैं हम कहें, या असमानताएं हैं जो लोग ट्रीट करते हैं, वो इस आधार पर मानते नहीं हैं। तो इनका मोटिव यहीं से, इसी से हो गया काका कालेकर का ही, जो बाद में आगे बीपी मंडल आयोग में स्पष्ट होगा। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसे समाज को विकसित करो जो कास्ट है वो क्लास की भांति ट्रीट होने लगे। बात समझे, कास्ट की किसकी भांति ट्रीट होने लगे, क्लास की भांति। तो इसकी वजह से का गरीबी ठीक नहीं। फिर देखा गया हिस्टोरिकल बेस पर लिंग के आधार पर भी बहुत भेदभाव हुए थे कि क्या लिंग को हम पिछड़े वर्ग का आधार मान लें, तो कहा कि नहीं, लिंग के आधार पर भी नहीं। कारण क्या है, कुछ पर्टिकुलर जाति हैं उन्हीं की महिलाओं के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये बात स्पष्ट की गई। ठीक, फिर कहा कि फिर अच्छा किसे माना जाए, तो अंततः ये बात सम फाइनल होकर आई कि जाति को ही हम क्या मानेंगे, पिछड़ा। तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग जो काका कालेकर है, इनका डेटा आप याद रखें, 3743 जातियां, जो उस समय तात्कालिक पॉपुलेशन के 52% का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, उसे कंसीडर किया गया पिछड़ा वर्ग। अब देखिए तब से इसकी वही नहीं, आंकड़े ही नहीं जारी किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि यह लागू क्यों नहीं हुआ। आपको पता प्रधानमंत्री देश का कौन है, नेहरू। अब उस समय जो कांग्रेस का वोटर है, आप देखिए सब हैं, अगर हम वर्ग चाहे सवर्ण की बात करें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें, है कि नहीं। और अगर ये पिछड़े वर्ग के लिए इंप्लीमेंट कर देते तो उन परिस्थितियों में ये लोग नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो इसके चक्कर में नेहरू ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश कास्ट और उसकी बेस पर राजनीति में डिवाइड हो, और कहा कि इसके कुछ अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो जिसकी वजह से उन्होंने इसे इंप्लीमेंट किया नहीं। बात समझ में, ठीक। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि नेहरू ने कोई प्रिवेंशन ही नहीं उठाए, कोई कदम ही नहीं। देखिए बहुत सी जगह पर बहुत से ऐसे प्रिवेंशन उठाएंगे, प्रथम संविधान संशोधन आएगा और उसके तहत ही शैक्षणिक संस्थानों वगैरह में बहुत जगह पर कुछ उनके प्रोविजंस किए जाएंगे। आपको पता है यूनिवर्सिटी स्टेबल की जा रही है, जेएनयू जैसी, आपको पता, बहुत से स्टेप्स उठेंगे जिनमें ये कहा जाएगा कि लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उनमें ऐसे ऐसे लोगों को क्या दिया जाएगा, पार्टिसिपेट दिया जाएगा। काम से बहुत किए, लेकिन इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब अब क्या होता है मैं संक्षेप में अगर एक पॉलिटिकल एरा की बात करूं, आपको पता है कि नेहरू के एरा, उसके बाद इंदिरा के एरा माना जाता है। इंदिरा के एरा में 1975 से 77 तक का, ये सबको पता है कि इस समय इमरजेंसी हमारे देश में लागू हुई थी।
एक नेता बहुत ज्यादा इमर्ज किए थे जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। इनके मूवमेंट समाज क्रांति के नाम से एक मूवमेंट चलाया था और जेपी मूवमेंट नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक, तो हमें समझना ये है यहां से कि जो जयप्रकाश नारायण है, कहा जाता है पहली बात तो इनके संबंध बहुत अच्छे थे, किसके साथ? इंदिरा गांधी के साथ। फिर भी इमरजेंसी के दौरान जो इन्होंने डोमिनेंस किया, जो विपक्षी पार्टी थी या हम कहें अन्य समुदायों का, उसकी वजह से स्थिति ये बनी है कि इन्होंने इनका विरोध इनके विरुद्ध में एक सरकार या हम कहें छोटी छोटी पार्टियां खड़ी कर दी और उन पार्टियों के गठबंधन से एक नई सरकार सत्ता में आई जिसका नाम है जनता पार्टी। कब आई? 1977। अब जनता पार्टी का देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण यह है कि कैसे न कैसे कांग्रेस की हायरार्की तोड़ो कि कुछ ऐसे समुदाय ऐसी कास्ट हो जाए जो कांग्रेस को वोट ना करें। और वो ये चाह रहे हैं कि ये माइलेज तोड़ना बड़ा आसान किसके लिए है? जो पिछड़े लोग हैं उन्हें तोड़ना। इसकी वजह से वो पुनः एक आयोग का गठन करते हैं और वो दूसरा आयोग बोला जाता है, अब यहां से आप डाल लें, 1979, जिसे हम कहते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हम इसकी कुछ पहले बेसिक इंफॉर्मेशन बताएं। ये गठित कब हुआ? इतना कौन अध्यक्ष है अगर पूछा जाए तो बीपी मंडल है। बीपी मंडल बिहार के रहने वाले हैं। 12 दिसंबर 1980 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी भेजी। लेकिन आपको पता है राजनीतिक उतार चढ़ाव फिर आया और सरकार जो जनता पार्टी की थी वो क्या हो गई? गिर गई। समझे? जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई फिर किसकी बनी? इंदिरा गांधी। क्योंकि आपको पता 77 में जो जनता ये कह रही थी कि देश बचाओ इंदिरा हटाओ, उसी ने 80 में नारा लगाया कि क्या आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे। इस तरीके के, क्योंकि बहुत सी इमोशनल राजनेता थी या हम कहें कि उस तरीके से इमोशनल प्रभावित करने में वो थी। इन्होंने ये कहा कि 27% रिजर्वेशन किसे दिया जाए? ओबीसी को। इन्होंने भी बताया कि पिछड़े वर्ग का आधार क्या रहना चाहिए? जाति। इन्होंने स्पष्ट किया कि जाति ही क्यों रहना चाहिए। मैंने इस पे संक्षेप में हम बताएं तो इन्होंने बताया ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था में बटा रहा है और कहा कि पैसा चाहे जितना भी चेंज हो जाए उसके बावजूद भी लोग कास्ट और क्लास की तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते। फिर इन्होंने यही कहा कि ऐसे समाज को डेवलप करना है कि कास्ट कैन बी ट्रीटेड एज क्लास, कि कास्ट को हम किसकी तरीके से ट्रीट करने लगे? क्लास की भांति। इन्होंने एग्जांपल्स दिए, जैसे कहा कि एक सवर्ण का अगर लड़का है और एक पिछड़े वर्ग का लड़का है, अगर इकोनॉमिकल हो सकता है वो इक्विवेलेंट हो जाए, सेम पोस्ट पर हो जाए, लेकिन सोसाइटी उसे समान दर्जा देती नहीं। कहा सवर्ण के गरीब को भी समाज में उच्च दर्जा मिला रहता है। ये बातें बताई और कहा कि अगर इस हायरार्की को समाप्त करना है इंडिया में तो आपको कास्ट को इक्विवेलेंट खड़ा करना ही पड़ेगा। बात समझ गए? लेकिन जब इंदिरा की सरकार बन गई तो इंदिरा क्या अपना फिर वोट बैंक खराब करेंगे? नहीं, वो नहीं चाहती है कि बटे, क्योंकि कांग्रेस को वोट ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं। राजीव गांधी की सत्ता आई अब, लेकिन आपको पता है राजीव गांधी की सत्ता में ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या? बीपी सिंह। कहते हैं कि 1989 में इनके नेतृत्व में पुनः गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मैं थोड़ा पॉलिटिकल इसमें चीजें बताना चाहूंगा कि ये बीपी सिंह कांग्रेस सरकार में ही डिफेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने राजीव गांधी पर, जो उनके खुद के प्रधानमंत्री हैं, उन पर रक्षा फोर्स घोटाला लगाया रक्षा विभाग में। ये आरोप लगाने की वजह से इन्हें बहुत लोकप्रियता मिली और अंततः ये इनके नेतृत्व में क्या बन गई? सरकार बन गई। इन्होंने ही 1990 में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू किया। समझे? देश में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल डालकर आग लगाई। समझे? तो नारे बहुत से ऐसे दिए कि अभी तक हमने कलम चलाई, अब हम तलवार चलाएंगे, मतलब सवर्ण होने की। ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? इस तरीके के मूवमेंट भी हुए। इस चीज को देखा और दर भी, जैसे अब क्या हुआ कि अब ये पार्टी ओबीसी को अपनी तरफ कर ली। यहीं से हमारे इधर यहाँ एक दूसरी राजनीति भी इन फ्रंट में आने लगी। इसे हम मंडल की राजनीति कह रहे थे और दूसरी राजनीति कौन सी अब आ रही है? कमंडल की।
क्योंकि यहां पर आपने देखा 52% वर्सेस 48% की लड़ाई है, और कमंडल की राजनीति में 80 वर्सेस 20 की राजनीति लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता है, उसके जो प्रमुख नेता थे उन लोगों ने उस समय किसका नेतृत्व शुरू कर दिया? कमंडल की राजनीति। और 6 दिसंबर 1992 को आपको पता है बाबरी मस्जिद क्या की गई? गिराई गई। और कहते हैं कि क्यों? वो चाह रही थी अगर ये वोट बैंक इनके पास चला गया तो फिर हमारे पास वोट बैंक कहाँ आएगा? कार सेवक, रथ यात्री, बहुत सी तरीके की चीजें आपने सुनी होंगी। अब भारत के केंद्र में धर्म की राजनीति अभी तक नहीं हो रही थी, और धर्म की राजनीति के एक बहुत बड़ा फैक्टर इंक्लूड हो गया, जो आज भी राजनीति का हमारे बहुत बड़ा क्या बना हुआ है? आधार बना हुआ। ठीक है, और लोग मोबिलाइज भी होते हैं इन सब चीजों को बेस बनाकर। तो 90 आपको समझ आए। 1991 में कहते हैं भाषण के दौरान या प्रचार प्रसार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। भारत में संवेदनशीलता की लहर चली, पुनः कांग्रेस की सरकार बन गई। पीवी नरसिम्हा राव क्या बने? प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव ने सोचा कि हम सवर्णों को भी खुश कर ले, इसलिए ईडब्ल्यूएस ना 10% रिजर्वेशन 1991 में देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है। अब भी इस समय ईडब्ल्यूएस जो मिला है 10%, आपको पता होना चाहिए रिव्यू पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, यानी इनकी सत्ता है जब तक, तब तक ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिल रहा है। और संभावित यही है, जितने मैंने लेख पढ़े हैं, कि वो रिजर्वेशन कैंसिल होगा, क्योंकि उसका बेस नहीं, उसके लिए ना कोई संस्था है स्ट्रक्चर्ड, कौन कौन सा कार्ड बनवा लेगा, कौन क्या कर लेगा, किसे फायदा मिलेगा, उसका कोई बेस है नहीं इनके पास। बस ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के लिए बहुत से ऐसे स्टेप्स उठते हैं जो उठे हुए हैं। मैं समझे, मैंने अभी तक जितने एडिटोरियल्स वगैरह देखे हैं उनमें बहुत थिंकर्स की ऐसी राय हैं और वो ऐसी राय बताते हैं, तो समझ में। तो ईडब्ल्यूएस सबसे पहले किसने देने की कोशिश की थी? नरसिम्हा राव, वोट बैंक के लिए। और अब उधर सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। ध्यान से यहां से समझते थे 90 में ओबीसी को जब रिजर्वेशन मिला, तब इसके लिए एक 9 जज की बेंच गठित की गई, जिसे कहते हैं इंदिरा साहनी मामला। यहां से हेडिंग बनाइए आप, बहुत बड़ा जजमेंट है, और शायद आपको पता हो या आज भी ये जीवित हैं। और जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया, तब इन्हें पुनः इनका इंटरव्यू हुआ और इन्हें बुलाया गया। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहला ध्यान से समझिएगा, ये जजमेंट लोगों को जल्दी समझ नहीं आता। आरक्षण कहा समानता का विरोधी नहीं है। लोग कहते हैं कि आरक्षण किसका विरोधी है? समानता। देखिए, तर्क भी दिया इन्होंने, तर्क कुछ हम बताते रहते हैं संक्षेप में कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने कहा कि आरक्षण को इकोनॉमिक इक्विवेलेंट फील्ड लाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, सोशल इक्विवेलेंट, कास्ट क्लास माइलेज कम करने के लिए। बात समझ रहे? आरक्षण का मोटिव यहां इकोनॉमिक इक्विवेलेंस करने के लिए नहीं है, यह भी बताया इन्होंने। दूसरा क्या बताया? इन्होंने ये कहा कि पदोन्नति में हम आरक्षण नहीं देंगे, प्रमोशन इन रिजर्वेशन नहीं होगा। एससी एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा था, तो इन्होंने उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा क्या कहा? ध्यान से समझिए, कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड अभी हम ये सब समझा देंगे, कि जो खाली वैकेंसी रह जाती है वो आगे की ओर स्थानांतरित कर दी जाती है, कहा इसे भी क्या कर दो? प्रतिबंधित। और चौथी बात कही कि मैक्सिमम रिजर्वेशन की लिमिट कितनी होनी चाहिए? अधिकतम सीमा 50%। और पांचवी बात इन्होंने ये कही कि जाति आधार होगा रिजर्वेशन का। ये 5-6 बातें कहनी है। कौन? इंदिरा साहनी मामला। और 9 जजों की बेंच थी। ये कितने जजों की? लेकिन क्या सभी सहमत थे? नहीं, 6 लोग पक्ष में, 3 लोग विपक्ष में थे। यानी ये जजमेंट जो आया था वो 6-3 के अनुपात में आया था। बात क्लियर है सबको? क्या क्या कह रहे हैं? प्रमोशन एंड रिजर्वेशन होना चाहिए? नहीं। क्या कह रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड लागू होना चाहिए? नहीं। मैक्सिमम रिजर्वेशन की सीमा कितनी? 50। और जाति के आधार रिजर्वेशन होना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहीं से बहुत सी चीजें निकल कर आई। पहला क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने, इनके हमारे यहाँ एक संविधान संशोधन हो गया 77वां संविधान संशोधन।
इसमें यह कहा कि SC ST को प्रमोशन इन रिजर्वेशन होना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। मतलब इंदिरा साहनी के मामले को काउंटर करने के लिए 1995 में एक अमेंडमेंट हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? 81वां संविधान संशोधन जो आया उसमें यह कहा कि जो ये 50% की लिमिट है ये बैकलॉग वैकेंसी पर लागू नहीं होगी। बैकलॉग वैकेंसी अभी हम समझाएंगे ये सब कॉन्सेप्ट क्या है। बैकलॉग वैकेंसी संक्षेप में इन्हें नोट कर लीजिए पहले। और 85वां संविधान संशोधन ये कह रहा है कि 50% की सीमा इस पर लागू होगी। और कैरी फॉरवर्ड, यहां पर कैरी फॉरवर्ड भी लिख लेना। और यहां पर क्या लागू होगी 50% बैकलॉग वैकेंसी का जो सीमा है उससे इसे अपर रख दिया है। और यहां पर कहते हैं कि इसका उल्लंघन ये माना नहीं जाएगा। इसमें कैरी फॉरवर्ड हस्तांतरित की जाएंगी। अभी हम इन्हें कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। केवल आप संशोधन लिख लीजिए कि SC ST की रिजर्वेशन से 77वां, 81वां और 85वां 3 संशोधन है। ठीक, एक एक समझा दें तो समझ में आ जाए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी थोड़ी कहानी बताना चाहते हैं SC ST की, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। रफ कर दें। अब देखिए क्या है SC ST की कहानी। क्या इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने? मैकडोनाल्ड अवार्ड पढ़ा है कभी? मैकडोनाल्ड अवार्ड। चलिए 1931 में एक आपको पता ही होगा मैकडोनाल्ड अवार्ड करके आता है। उसी के तहत आपको शायद पता हो 1900 फिर बाद में 35 का अधिनियम आएगा और ये कहा जाएगा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल वगैरह, है ना। उसी बीच इसी के तहत SC ST को रिजर्वेशन दिया गया। कहा कि SC को 15% और ST को दिया गया है 7.5%। तमिलनाडु में एक दोराई राजन नाम की महिला थी, उसने 1950 में इसका विरोध कर दिया। कहने लगी कि जब लोक अवसर की समानता है, अनुच्छेद 16 में लिखा है, मूल अधिकारों को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो इन्हें रिजर्वेशन क्यों? और वे रिजर्वेशन रद्द भी कर दिया गया। बात समझे? लेकिन उसी दौरान पहला संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत इस रिजर्वेशन को पुनः कंटिन्यू किया गया। बात समझे? कारण क्या? क्योंकि कहा गया कि इनके बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर ये रिजर्वेशन भी हटा दोगे तो फिर इन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा नहीं। तो पहला आपको पता समझ में आया कि SC ST का रिजर्वेशन कैंसिल भी हो चुका है। इतनी बात समझ में? फिर अब दूसरा समझे। जब पदोन्नति में आरक्षण की बात क्या हुई, अब देखिए 50% का कॉन्सेप्ट पहले समझाते हैं। क्या हुआ? SC को रिजर्वेशन कितना मिल रहा था? ध्यान से समझिए। ST को कितना मिल रहा था? अब OBC को कितना मिल गया? जोड़ोगे तो 49.5 हुआ। जब उन्होंने ये कहा कि 50% की सीमा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ एक और बात बोली कि अगर अतिशयोक्त या अवश्य भावी कंडीशंस बन जाएं, मतलब ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि रिजर्वेशन देना ही पड़े, तो दे सकते हैं। ये बात भी बोल दी थी। और उसी की बेसिस पर 76वें संविधान संशोधन में तमिलनाडु को रिजर्वेशन 69% दिया गया। क्या कहा कि तमिलनाडु को में कितना रिजर्वेशन जाएगा? 69। 50% रिजर्वेशन यहां OBC को है, 18% यहां रिजर्वेशन SC को है और 1% रिजर्वेशन यहां किसको है? बड़ी सुंदर कहानी है, हम रिजर्वेशन की कहानी से बताएंगे। संक्षेप में केवल पॉइंट याद रखें कि 76th अमेंडमेंट के दौरान तमिलनाडु को रिजर्वेशन मिला है कितना? 69। जो इस सीमा का उल्लंघन है, इंदिरा साहनी का, ठीक है, मामले का उल्लंघन है। और वहां पर अवश्य भावी परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज भी रिजर्वेशन नहीं। नीट का मामला अभी न्यूज में सुना होगा आपने। नीट तमिलनाडु में नीट के लिए, है ना, कई बार आल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं, रिजर्वेशन को कम ज्यादा करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन आपको पता कोर्ट कहता है कि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं, ये रिजर्वेशन अभी वहां कंटिन्यू रहना ही चाहिए। बात समझ? तो एक पहला मुद्दा यहां से समझ। दूसरा मैंने अब पदोन्नति वाला हम समझाते। हमें पता है कि बहुत से ऐसे प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं
क्या आपको लगता है कि SC ST की शिक्षा दीक्षा ठीक हो पाती है? क्या ये लोग स्किल्ड उस हिसाब से हो पाते हैं? तो अगर उस बेसिस पर नहीं अगर हो पाएगा तो इन्हें अगर हमें अपलिफ्ट करना है कि ये जाके उन मुद्दों को उठा पाए, उन प्रॉब्लम्स को, तो हमें रिजर्वेशन तो देना ही पड़ेगा। तो पदोन्नति में रिजर्वेशन क्या क्या है? जैसे ये कहा गया, बात सपोज करते हैं कि 2000 में एक व्यक्ति SP बना, ये किसका है? A नाम का व्यक्ति है, और दूसरा B नाम का व्यक्ति मान लें ये 2002 में बना, और ये SC का है और ये जनरल का है। इससे कहा गया तुम्हारा प्रमोशन 10 वर्ष पर होगा तो ये 2010 में प्रमोट होगा, और इससे कहा गया कि तुम्हारा प्रमोशन 5 साल पर होगा तो ये 2007 में ही प्रमोट हो जाएगा। ये SP से DIG बन जाएगा तो ये भी DIG बन जाएगा। तो ये वाला पहले DIG बन गया। क्यों DIG इसे बनाया गया आप समझिए। कारण ये है, ये प्रमोशन हमने क्यों दिया? प्रमोशन इसलिए दिया क्योंकि आपको पता है योग्यता के आधार पर हो सकता है कि ये अभी बन ना पाए, और वहां प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसकी जाएंगी? जो पिछड़े होंगे, और ये अगर उस ग्राउंड से आया होगा तो शायद ये बेहतर उन्हें चीजों को समझेगा। हो गया, जिसने जिया, गांव में कहावत नहीं कही जाती है कि जिसके ना अभी पैर बवाई वो क्या जाने तीर पाए। तो ऐसा भी होता है काफी हद तक चीजें। तो मैंने पदोन्नति में समझाया, आपको क्या याद रखना है? 77th अमेंडमेंट में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया। अब दूसरा समझाते हैं, कैरी फॉरवर्ड क्या है। मान लेते हैं कि 200 पद हैं एक पर्टिकुलर जिला में, स्टेट मान लेते हैं यूपी, ठीक, और यहां पर हमने ये मान लिया है कि 15% रिजर्वेशन SC को मिलना है। 15% के हिसाब से 30 सीटें हुई कि नहीं? लेकिन योग्य कैंडिडेट हमें पता चला 10 ही मिले अभी, तो खाली कितने रहेंगे? 20 पद। अगले जो 20 ये पद हैं, अगली बार जब पुनः वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में ये ऐड कर दिए जाएंगे। समझे? सपोज करो अगली बार 300 पद आया तो अगली बार कितने मान जाएंगे? 320। क्या हो रहा था? अब 320 का 15% जरा निकालिएगा, दोनों मैथमेटिकल समझिएगा। 320 का अगर हम 15% निकाल देते हैं तो हमें पता है कितना मिल जाएगा? 48 पद हुए। और अगर हमने क्या किया होता कि 300 का 15% निकाला होता तो कितना होता? 45, और प्लस ये 20 हमने अलग से जोड़ दिए होते तो कितने हो जाते इनके पास? 65 होते। यानी क्या है कि सर किस चीज पर विरोधाभास चला? 81वां संविधान संशोधन का हल समझिए। ये कहते थे कि उन्हें कैरी फॉरवर्ड केवल कर दो, कैरी फॉरवर्ड में टोटल वैकेंसी का ही 15% रिजर्वेशन दे दो। लेकिन सरकार ने क्या कहा वो बैकलॉग के तरीके से कंसीडर की जाएंगी, उन वैकेंसीज को हम टोटल में एड ऑन नहीं करेंगे, और वो SC की वैकेंसी SC को ही देंगे। समझ आए? लेकिन अब नियम क्या है? अब ध्यान से सुनना। बैकलॉग केवल एक वर्ष ही बैकलॉग मानी जाती हैं, अगले वर्ष उन्हें UR की तरीके से अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के तरीके से कंसीडर कर दिया जाता है। समझे? मतलब क्या है? जैसे सपोज करो इस वर्ष SC की वैकेंसी आई और पद खाली रह गए, ठीक, और अगर एक वर्ष नहीं भर पाए तो अगले वर्ष वो एज जनरल कंसीडर हो जाएंगी। इसीलिए आज भी SC का रिप्रेजेंटेशन बढ़ नहीं पा रहा है। आपको समझ आ रहा है कि हर बार जब 15% रिजर्वेशन हम दे रहे हैं फिर भी क्यों नहीं इंप्रूव हो पा रहा? तो वो बैकलॉग की वजह से। बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड केवल एक वर्ष बाद पुनः UR में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर इतनी बात? तो ये कोई पॉइंट इंदिरा साहनी मामला का जो आपको दिक्कत कर रहा हो? नहीं। चलिए एक चीज और समझिए। उसके बाद एक आया यम नागराज मामला। देखिए क्या क्यों आया। जब ये रिजर्वेशन दिया जा रहा, प्रमोशन इन रिजर्वेशन का है ये कॉन्सेप्ट। यम नागराज में 3 बात याद रखेंगे कि इन्होंने कहा कि जब रिजर्वेशन दो तो पिछड़ापन पर ध्यान दो, ये दूसरा ध्यान दो कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है क्या वहां पर, और तीसरा कहा कि प्रशासनिक दक्षता पर भी ध्यान दो। इन चीजों पर भी ध्यान दो। 3 बातों को कंसीडर करें। इसे ध्यान से समझ लीजिए तो शायद ये मुद्दा समझ आ जाए। पिछड़ापन कि वो सच में वहां पर पिछड़ापन मतलब क्या है? वो SC और ST के होंगे, ठीक।
सच में क्या वहां पर जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना उनका प्रेजेंटेशन नहीं है, और प्रशासनिक दक्षता पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। जैसे सपोज करो ऐसा नहीं कि कोई एससी की व्यक्ति को आपने किसी मेडिकल की उसमें प्रमोट कर दिया और उसने आज तक कभी कुछ भी छुआ नहीं था और बाद में पता चले वहां सर्जरी का था, ऐसा नहीं कर सकते। या किसी भी ऐसे भी बड़े क्षेत्र पर आप तैनात ना कर दें जहां जोखिम खड़ा हो जाए, ठीक, बड़े चीजों पर। तो कहा कि 3 बातों पर ध्यान रखेंगे। ध्यान से अब यहां से समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पदोन्नति जब आई तो प्रमोशन में अब ऐसे यहां से समझे, फिर वही मैं बात रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पीछे समझा। ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं, बहुत गहरे मित्र थे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये मान लेते हैं कि सन 2000 में इसका सिलेक्शन हो गया एज आईपीएस। तो ये एसपी के रूप में पोस्ट हो गया क्या? ये लेकिन जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये भी मोटिवेट हुआ, लेकिन ये एससी से बिलोंग कर रहा था, इसने भी तैयारी की और 2003 में सिलेक्शन इसने भी पाया एज आईपीएस, ठीक, ये भी क्या बनेगा? एसपी। अब इनके लिए प्रमोशन के लिए 10 वर्ष लग रहा था और इसके लिए मान लेते हैं 7 वर्ष लग रहा था, 7 के 5 ही वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि ये प्रमोट होकर 2010 में ही तो बनेंगे जाके डीआईजी, और ये कब बन जाएगा? 2008 में डीआईजी बन जाएगा या नहीं? अब अगला प्रमोशन इनका मान लो फिर लगने 5 वर्ष बाद लगना है और इसका 3 ही वर्ष बाद लगना है। तो अब ये आपको बताइए ये सीनियर होता चला जाएगा, तो ये कहेंगे कि हमसे बाद में नौकरी पाया जूनियर व्यक्ति और हम पर शासन कर रहा है, तो क्या ये जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसी को कहते हैं कॉन्सिक्यूशियल परिणामी ज्येष्ठता, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश टर्म मुझे याद नहीं आ रहा। तो परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत तो अब क्या कर दिया गया है कि अगर ऐसे एससी का कोई व्यक्ति प्रमोट हो गया एक बार वो सीनियर हो गया तो वो यथावत सीनियरिटी उसकी स्थायी हो जाएगी। मतलब वो क्या होगा, डीआईजी से जब इन्हें प्रमोशन मिलेगा तो उसे डीआईजी से अपर कर दिया जाएगा। अगर दोनों लोग डीआईजी पर काम कर रहे हैं तो इसे सीनियर माना जाएगा, उन्हें क्या माना जाएगा? जूनियर। ये भी हमारे यहाँ अमेंडमेंट के तहत है, बात समझे? तो इसी को कहते हैं परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत। तो मैंने बैकलॉग भी समझा दिया, कैरी फॉरवर्ड भी समझा दिया, परिणामी ज्येष्ठता भी समझा दिया। संशोधन में इतनी बातें मतलब आरक्षण में भी हैं, तो ये समझ में। अब देखिए क्या आगे, यम नागराज मामला जब 2006 में हो गया, उसके बाद एक मामला आया 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है जिसे हम कहते हैं जरनेल सिंह मामला। कब का है? इस मामले को ध्यान से समझिए, पॉलिटिकल कारणों से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसमें यह कहा जब आप एससी एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो पिछड़ेपन की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछड़े हैं अभी तक, और वो एससी एसटी वाले को ही जब मिल रहा है तो 5 बार पिछड़ेपन की वहां जांच क्या करते हो? यम नागराज मामले में क्या कहा गया था? पिछड़ेपन की जांच करेंगे, प्रतिनिधित्व की जांच करेंगे, और हाँ, एक चीज उधर छूट गई अभी हम बताएंगे आपको एक साथ कॉन्सेप्ट में। इसमें यह कहा गया एससी और एसटी में भी हम क्या लेकर आएंगे? क्रीमी लेयर। लेकिन ये आपको पता है चुनाव के चक्कर में लागू नहीं हुआ। 2019 में लोकसभा का चुनाव था, रिव्यू पिटीशन सरकार ने डाल दी, आज भी ये सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब जल्द ही जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है वैसे ही एससी एसटी में भी क्या आने वाली है? क्रीमी लेयर। यानी ओबीसी में वो लोग जो 8 लाख रुपए कमा रहे हैं अगर वार्षिक, उनके परिवार की है, परिवार में कौन कौन शामिल हो जाता है? परिवार में आपके माता पिता की आय शामिल होगी, आपका अगर ऐसा कोई छोटा भाई बहन है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 18 से प्लस वाला और शादीशुदा है तो वाला अलग फैमिली की तरीके से कंसीडर किया जाएगा, समझ आए? तो वो व्यक्ति की सबकी मिला के आय अगर 8 लाख है तो आपको क्या नहीं मिलेगा? ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा केस, अगर आपका 5 एकड़ एग्रीकल्चर जमीन है आपके पास तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तीसरे केसेस क्या है कि अगर आपका 100 यार्ड या 200 यार्ड में 2 गज जिसे कहते हैं उतने में घर बना है, 1000 स्क्वायर फीट में घर बना है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या नहीं मिलेगा? रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये क्रीमी लेयर पूछा जाता है, क्रीमी लेयर की शर्तें किस कमेटी के द्वारा निर्धारित हुई? तो उस कमेटी का नाम लिख लेना, रामनंदन समिति। 1992 में गठित हुई थी, 1993 में रिपोर्ट दी है।
तो जर्नैल सिंह मामला समझ में आ रहा है, पिछड़ापन कंसीडर नहीं होगा और SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू कर रहा है, ठीक है। और क्रीमी लेयर क्या है समझ में आ रहा है, मलाईदार परत हिंदी में बोलते हैं इसमें, क्रीमी लेयर। समय ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं इनके बीच में। आगे बता रहे हैं, ठीक है, यहां तक सबको समझ में। अब देखिए EWS का मामला आया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। हमें पेपर के लिए तो यही जानना है कि किस आर्टिकल में, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन देंगे। ध्यान रखेंगे क्या, पहली शर्त कहा गया है कि 10% तक देंगे, यानी ये नहीं कहा गया है कि ओवर ऑल का 10% हम देंगे, 10%, 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10%। पहली बात समझ आए। दूसरा क्या कहा कि ये रिजर्वेशन जो जितने रिजर्वेशन एग्जिस्ट में हैं उससे अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त मतलब ओबीसी को 27 मिला ही हुआ है, एससी को कितना मिला हुआ 15, एसटी को 7.5, और अब इसके अतिरिक्त ये होगा, समझे। तीसरी की अगर हम बात करें तो कहा कि कौन निर्धारित करेगा, कौन ईडब्ल्यूएस में आएगा, तो राज्य स्वयं निर्धारित करेगा, राज्य रिकॉग्नाइजेशन करेगा कि कौन है ईडब्ल्यूएस का हिस्सा या कौन नहीं। किस संविधान संशोधन द्वारा 103वां 1/3 अमेंडमेंट। सेम प्रोविजन यही लोक मतलब लोक अफसर यानी सरकारी नौकरियों में 16 क्लॉज 6 में लागू कर दिए गए। समझ में आ रही बात। तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2 आर्टिकल्स जुड़े, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6। इतनी बात सबको क्लियर। आगे हम समझते हैं कि क्या आरक्षण मूल अधिकार है। हेडिंग बना लीजिए, क्या आरक्षण मूल अधिकार है। तो देखिए इसका उत्तर केवल अगर कुछ ना जान पाओ तो क्वेश्चन के लिए जान लो कि नहीं, मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे, देखिए अब जैसे आपसे ऐसे समझिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से ही रिजर्वेशन आया और वो मूल अधिकार है, और ये कह रहे हैं कि मूल अधिकार नहीं। जैसे आप ऐसे समझिए कि पिता भी भारतीय, माता भी भारतीय, और उससे एक संतान की उत्पत्ति हुई और आप कह रहे हैं कि वो संतान भारतीय नहीं। बात समझ रहे? तो ये थोड़ा दुविधा वाला। तो कैसे प्रूफ करेंगे आप, ऐसे समझिए। इसमें जब आप क्लॉज पढ़ेंगे 16 की क्लॉज 1 क्लॉज 2, इसके लिए कहा गया कि ये बाध्यकारी हैं, लेकिन जब 3 और 4 पढ़ोगे तब इसके लिए कहा गया ये सहायक हैं, सहायक। समझे? इनएबलिंग वर्ड यूज किया गया है इनके लिए। और इस आधार पर यह कहा गया है कि ये राज्य पर निर्भर है, वो चाहे तो लागू करे चाहे तो ना लागू करे, इसलिए इन्हें एज अ फंडामेंटल राइट कंसीडर नहीं किया जाता है। इतना ही संक्षेप में उत्तर, बाकी डिटेल में बहुत आस्पेक्ट पर चर्चा की जा सकती है। आप याद रखें आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। तमिलनाडु का केस गया था तब भी यही निकल कर आया, उत्तराखंड का केस गया तब भी यही निकल कर आया। आरक्षण को कभी भी कोई भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। बात समझ रहे? तो हमें उत्तर में हम क्या कहेंगे कि 3 और 4 जो क्लॉज हैं जिनसे रिजर्वेशन की उत्पत्ति है वो आपको पता सहायक हैं, वो कोई वैलिड नहीं। बात समझ आए? इतनी बात। तो हमने आरक्षण के बारे में आपको बहुत सी चीजें बताई कि पिछड़ा वर्ग क्या है, SC ST का क्या है, इतनी बातें क्लियर हुई सबको? कोई डाउट किसी को आरक्षण को लेकर अभी? फिर अब एक विषय ये बचा है जो बहुत डिबेटेबल है कि क्या आरक्षण सही है कि गलत है, जाति आधार होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए, ठीक। इस पर अपनी अपनी सबकी राय होती है। वो सोशल इशू के रूप में डिस्कस किया जाए तो ज्यादा ठीक है। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में क्वेश्चन इतने ही डायमेंशन से बने, ठीक। सर ये मतलब समझ नहीं आता है, जैसे जनरल वालों की सीटें हमें तो ज्यादा आती हैं, ये मतलब क्या है? वो नहीं होता है, वो UR की सीटें होती हैं। इसका मतलब है
कि उसमें ओबीसी भी फाइट कर सकता है, एससी भी और एसटी भी और जनरल भी, सभी लोग। कभी उनके जनरल के नाम से सीटें नहीं आती, अनरिजर्व बोलते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से देखा करें। वो बात अलग है कि कभी कभी सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया है कि उसमें ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों ने फाइट भी किया और उन्होंने कैटेगरी में भरवा लिया, उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी है, और उसके बाद उसे मतलब वो नहीं किया इम्प्लीमेंट, तो उस पर केस हुए और बहुत सी चीजें हुई। तो इतनी बात समझ। संक्षेप में एक आर्टिकल और हम देख लें तो एक अधिकार कंप्लीट हो जाए। आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं छुआछूत का अंत। क्या कहते हैं? छुआछूत का। ध्यान से समझो। अब इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं, एक बातें केवल 2-3 बातें समझिए। पहले तो ये पूर्ण अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है, ये पूछा जा चुका है, ठीक, या अन्य अधिकार करके लिख देते हैं। दूसरा बात यह है कि इसके लिए एक्ट हम कब लेकर आए थे संरक्षण के लिए? 1955 में। और एक आपने सुना होगा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, वो भी हम इसी के लिए लेकर आए। ये सिविल अधिकार संरक्षण के लिए है। इसमें होता क्या है, अगर किसी को आप जाति सूचक शब्द वगैरह से अगर बुला देते हैं तो 500 रुपये जुर्माना, 200 रुपये, 100 रुपये ऐसे करके, कुछ विशेष बहुत प्रिजर्व नहीं किए गए कहने के लिए। लेकिन एक चीज होता है, अगर कोई राजनेता ऐसा कर देता है तो उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। वो बात समझ रहे? वो बात अलग है कि हमारे यहाँ खूब करते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक, इतनी बात समझ में। आर्टिकल 18 लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और साथ में ये बात लिख देना है, लेकिन पुरस्कारों से पुरस्कार दिए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक सेना से संबंधित और एक शिक्षा से। कौन से पुरस्कार हमारे यहां दिए जाते हैं? तो लिखेंगे, पहला भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री। कब से दिए जा रहे हैं? 1954 से। जितनी बातें बोल रही है सब इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लीजिए। ये पूछिए, पूछा जाए कब नहीं दिए गए तो 1977 में इन्हें बंद किया गया। बालाजी राघवन याचिका के तहत पुनः देना शुरू किया गया 1980 से। ये बालाजी राघवन याचिका अभी हाल में एक पेपर में पूछी गई कि किसके तहत पुनः पुरस्कार देना शुरू किए गए? बालाजी राघवन याचिका। बंद क्यों किया गया था? वो उन्होंने बंद किया था उपाधियों के तौर पर ही कंसीडर करके, मोरारजी देसाई की जब सरकार आई, और आज तक अभी दिए जा रहे। एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैं समझा दूं संक्षेप में, टाइम बहुत हो रहा है, इधर ध्यान से समझ। हमारे यहाँ उपाधियां तो रोकी गई हैं, टाइटल्स, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात ऐसे, जैसे सपोज करो कि कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत सरकार के किसी पद पर काम कर रहा है, तो वो विदेशी देश से उपाधि ले सकता है, ध्यान रखेंगे, ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक। अब भारतीय की बात कर लो, भारतीय है, ये उपाधि नहीं ले सकता, समझे, लेकिन उपहार वगैरह ये स्वीकार कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। हमारे यहाँ उपाधि क्यों खत्म की गई? क्योंकि पहले आपको पता, राय बहादुर है या फला फला देते रहते थे लोग उपाधियां वगैरह। तो ये सब चीजें आपको समझने वाली हैं। तो उपाधियों में हमने क्या बताया? विदेशी के बारे में बता दिया, भारतीय के बारे में बता दिया। तो एक अधिकार मैंने कवर कर दिया है जिसका नाम क्या है? समता का अधिकार। अगला जो हम आपको पढ़ाएंगे वो कौन सा होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत डिटेल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसमें, और इसमें मैंने कुछ चीजें बताने की कोशिश की हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपका आर्टिकल 19 कल, ठीक है। आज यहीं तक।